ड्राई पीरियड होता है, 3 महीना गाय या भैंस दूध नहीं देती है, केवल खा रही है, आउटपुट तो कुछ निकल नहीं रहा है। ये जी। हमने एक तरीका ऐसा देखा जिसके अंदर हम अपना इनकम बढ़ा सकते हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आपने एक जॉब छोड़ी, इस व्यवसाय में आए। शहरी कचरा होता है, उनको हम कैसे कन्वर्ट करके और एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उस पे हमने काम स्टार्ट किया। एक किसान अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहता है। समय कौन सा सबसे अच्छा है जब कोई स्टार्ट करना चाहता है? सिर्फ 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ ध्यान रखनी है। बड़े बड़े शेड हैं, उसके नीचे वर्मी कंपोस्ट के बेड बने, उसकी आजकल जरूरत है नहीं। गवर्नमेंट के जितने भी पुराने तरीके हैं, 2 बेड या 1 बेड का आपका सेटअप, वो भी नियर बाई 50,000 रुपए के अंदर आपका बनता है। ऊपर टीन शेड लगवाएंगे हम, 50,000 रुपए में आपका लगभग 12-15 बेड लगवा देते हैं। वहां पे सिर्फ 2 बेड लगे, और एक चीज की गारंटी भी लेते हैं कि जो 2 बेड में खाद बनेगा उससे पहले हमारा खाद बन जाएगा। एक गौशाला, एक डेयरी के ऊपर आप वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट मत कीजिए जो कॉमर्शियल कर रहे हो। रीजन ये है, केचुआ का सिलेक्शन, कौन से केचुए, कितने प्रकार के केचुए होते हैं, एक बेड में कितने केचुए डालने हैं। इंडिया में आज के समय में वर्मी कंपोस्ट में यूज होने वाला केंचुआ है वो सबसे ज्यादा है ऑस्ट्रेलियन नस्ल का आइसिनिया फेटिडा। पानी रेगुलर अगर देखें नमी बनाने के लिए, लेकिन गर्मियों के दिनों में कितनी बार देना, ठंड में कितने दिनों में देना? सर्दियों के अंदर आपको पानी 3 दिन से 4 दिन के अंदर एक बार जरूरत पड़ती है, जब थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो जाती है। अगर धूप ज्यादा, दिन में धूप ज्यादा निकल रही है तो आप, मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, 1 महीने में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। ये बातें वैसे बोलने के लिए अच्छी है। हाँ, जो लोग ये दावा करते हैं वो कैसे करते हैं? नहीं, 45 दिन का कोई आंकड़ा नहीं, वो सिर्फ अपना भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट बेड का जो मैंने डाटा दिया है आपको कि इतना गोबर, इतने केंचुए, उसके अंदर आप नहीं बना सकते। गोबर लेते समय क्या ध्यान में बात रखनी है? कुछ लोग कहते हैं कि नया गोबर लो, कुछ लोग कहते हैं पुराना गोबर। मैं आपको फर्क बता देता हूँ। केचुआ मेन प्रोडक्ट है। केचुआ की कॉस्टिंग क्या पड़ती है? जिस समय 600 रुपए था उस समय मैंने 100 रुपए रख दिया। किसान तो लगा ही नहीं पा रहे, काम तो किसान का है, हालत भी किसान की खराब है। बाकी तो सारे के सारे पैसे दबा के कमा रहे हैं। आपको 100 में अच्छा नहीं लग रहा, 80 में ले जाओ, 80 में अच्छा नहीं लग रहा, 70 में ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, जितना चाहो उतना ले लो। Producing Surya Power Water Pumps, पानी का साथी, designed for best performance and durability for residential water needs. Highly efficient motor, Surya Pump is पानी का साथी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका द किसान शो के इस एपिसोड में। हम कई मुद्दों पर आपसे बातचीत करते हैं, और आपने एक वर्ड सुना होगा, वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग। सामान्यतः कृषि में प्रोसेसिंग का बहुत महत्व है। आपने नॉर्मल एक किस्सा सुना होगा, या एक ऐसे लोगों से बोलना सुना होगा कि आलू को सामान्य रूप से बेचें तो वो इतने रुपए किलो जाता है, उसी आलू को कोई चिप्स बना दे तो ज़्यादा रुपए किलो जाता है। गेहूँ इतने रुपए किलो जाता है, उसी गेहूँ का दलिया बना दे तो और ज़्यादा रुपए में जाता है। आटा बना दे तो और जाता है, सूजी बना दे उसका मैदा, यानी प्रोसेसिंग किया। डेयरी में भी प्रोसेसिंग का बहुत महत्व है। दूध की प्रोसेसिंग करके जितना दूध में नहीं कमाया जा सकता, प्रोसेसिंग पे उतना ज़्यादा कमाया जा सकता है। चाहे वो दही ले लें, पनीर ले लें, घी ले लें, चीज़ ले लें और बटर मिल्क ले लें, ये सब सारी चीज़ों में हम देखते हैं प्रोसेसिंग में आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब डेयरी में प्रोसेसिंग क्या केवल दूध में हो सकती है? हमारे बीच के मेहमान जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्होंने केवल दूध में नहीं, और दूध में तो नहीं ही, उन्होंने वेस्ट पे वैल्यू एडिशन किया है, यानी डेयरी वेस्ट, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, गोबर पे। जी हाँ, गौशालाओं में या सामान्य रूप से 2, 4, 10 पशुधन रखने वाले लोगों के पास, या खासकर से शहरी प्रेमाइसिस में, शहर के क्षेत्र में जो लोग पशुधन रखते हैं, उनके लिए गोबर एक बड़ी समस्या है। हमारे आज के मेहमान ने इस समस्या का न केवल समाधान देखा, बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन किया, और आज गोबर के माध्यम से वो एक सफल उद्यमी है। जी हाँ, ये उद्यमी शब्द जब आता है तो वो कहीं भी जुड़ सकता है, और मैं तो कहता हूँ कि वेस्ट से वेल्थ जनरेशन का आज ये पॉडकास्ट
आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हम स्वागत करते हैं कृष्ण कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी। थैंक यू। हरियाणा पटौदी गुड़गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार जी, जी आपका पूरा ये जर्नी जो आपने वेल्थ जनरेशन किया है वेस्ट से, और मैं कहूँ आपने गोबर में सोना खोजा है जी। उसमें ही आपने और ज़्यादा इनकम कैसे हो, जहाँ ये एक तरफ लोग बोलते हैं कि वेस्ट है, ये आपने शुरुआत किया और वर्मी कंपोस्ट में आपने मुख्य रूप से काम किया है। वर्मी कंपोस्ट की यात्रा आपकी शुरू कैसी हुई? थोड़ा सा, आप एक युवा हैं, मुझे लगता है 40-41 साल के, कैसी युवा जिसने अपना फ्यूचर गोबर में देखा। सामान्य रूप से लोग गाय में देखते हैं, डेयरी में देखते हैं, मिल्क में देखते हैं, आपने ये राह कैसे चुनी? जी, ये बातें आज से लगभग 7-8 साल पहले की हैं। और जिस लाइफ को लोग चुनना चाहते हैं कि मैं आराम से एसी में बैठ के पूरे दिन काम करूं ऑफिस को, उस लाइन को मैं छोड़ के और इस लाइन के मैं आया हूं। क्या करते थे आप? मेरा पहले बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटर का काम था। मेरे पास कई एजेंसी थी, उनको मैं छोड़ के और उसके बाद मैं इस लाइन के अंदर आया हूँ। रीज़न एक ये भी था कि वहाँ पे मैं पूरे दिन एसी में बैठा रहता था, कमर दर्द और कई चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे को लगा कि ये लाइफ तो नहीं है, ऐसे तो बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। उस लाइन को छोड़ के मैं कड़ी धूप के अंदर काम करने के लिए आया। तो उसमें मैंने कई चीज़ें देखी, जिसके अंदर मशरूम का काम भी था, डेयरी का काम भी था, और कुछ चैलेंज भी आए। और सबसे सस्ता जो मेरे को लगा कि स्टडी करने के बाद कि क्यों ना वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया जाए। रीज़न ये था, कम लागत का काम था और काम ऐसा था जिसको लोग, जिस वेस्ट को लोग फेंक देते हैं उसको मेरे को प्रयोग में करना था। सबसे सस्ता और इसके अंदर एक अच्छा मेरे को बिजनेस का स्कोप दिखा। मैंने इंडिया के लगभग 5 से 6 जगह पे जाके अच्छे जो मेरे टीचर थे, जिनको मैं आज टीचर बोलता हूँ, उनसे मैंने ये वर्मी कंपोस्ट का काम सीखा। हरियाणा में आई थिंक 2nd नंबर पे मेरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट जिस समय मैंने स्टार्ट किया था। आज तो काफ़ी सारी मैंने ही खुलवा दी है हरियाणा और ऑल इंडिया के अंदर। नियर बाई 2500 यूनिट मैंने 2500 यूनिट मैंने स्टेब्लिश करवाई है, जिसमें 50 बेड से और 100 बेड तक के, मतलब आपके द्वारा जो सीख करके गए हैं? मेरे से सीख करके ट्रेनिंग लेके उसके बाद मैंने उनको कैंचवा दिया, पूरी प्रॉपर जानकारी दी और आज वो रन कर रहे हैं। क्या बात, वाह। ये मैंने काम किया है और आज भी लगभग 70% के नियर बाई लोग उस काम को कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी। तो एक अगर देखें एक आंकड़ा, आपने एक जॉब छोड़ी, इस व्यवसाय में आए जी, और लगभग कितना समय हो गया आपको इस प्रोफेशन में? वैसे तो मैं आम जमींदार ही हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ और बिजनेस कर रहा था, लेकिन फिर भी हम गांव में ही रह रहे थे। खेती करना अच्छा लगता है और खेती स्टार्टिंग से आज तक खेती भी कर रहे हैं हम। 7 से 8 साल मेरे को इस लाइन में हो गया, जब से हमने जितना भी वेस्टेज के ऊपर काम स्टार्ट किया। और शहरी कचरा होता है, गांव के अंदर गोबर भी एक समस्या होती है, गौशाला के अंदर गोबर फालतू होता है, उनको हम कैसे कन्वर्ट करके और एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर हमने काम स्टार्ट किया। और इस लाइन में लोग आने का एक रीज़न भी यही है, जो लोग प्रभावित होते हैं इस काम के अंदर, कि जो बिल्कुल उनके लिए कचरा है। जैसे डेयरी के अंदर जब काम करते हैं तो सबका ध्यान दूध पे रहता है, दही पे रहता है, इन चीज़ों पे फोकस रहता है। जैसे ही वो गाय या भैंस दूध से थोड़ा सा भी डाउन होती है तो कोशिश करते हैं कि इसको या तो बेच दें या क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। या खासकर से जब ड्राई पीरियड होता है, जो 3 महीना गाय या भैंस दूध नहीं देती है, उस समय ये बड़ा बोझ हो जाता है कि उसको केवल खा रही है, आउटपुट तो कुछ निकल नहीं रहा है। ये जी, बिल्कुल। तो हमने एक ऐसा तरीका देखा कि इसके अंदर ये गोबर तो परमानेंट करेगी चीज़, ये आगे से गाबन हो रही हो या फिर बच्चे दे रही हो चाहे ना दे रही हो, चाहे बूढ़ी हो गई हो, गोबर तो देगी। गोबर और गौमूत्र दोनों के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। और बिजनेस देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे गांव के अंदर रूढ़ी कूड़ी बोलते हैं, जिसके अंदर गोबर को ऐसे ही डाल देते हैं, कूड़े की खाद। कूड़ी की खाद। आधा तो वैसे ही कचरा हो जाता है, पानी पड़ के, कुछ उसमें पन्नियाँ डालते हैं, तो वो इतना काम नहीं करता। हमने एक तरीका ऐसा देखा जिसके अंदर हम अपना इनकम बढ़ा सकते हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं इसके अंदर।
तो हमने जितना भी वेस्टेज था, जिसके अंदर हम बाजार से सब्जियां जो वेस्टेज हो जाती है वो, गाय भैंस का गोबर और जितनी भी हरे पत्तेदार जितने भी वेस्टेज रोड पे अपने खेतों के अंदर जितना भी खरपतवार जिसको बोलते हैं वो खड़ी रहती है, हम सबको मिला के कंपोस्ट बनाते हैं और वर्मी कंपोस्ट। हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अगर आपके पास सूखा कचरा या वैसा कचरा है सब्जियों का, बाजार का कचरा, तो हम उससे कंपोस्ट भी बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। आज दोनों में अंतर समझेंगे, और कोई अगर इसको शुरुआत करना चाहता है, वैसे तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनिशियल लेवल पर वो इस पॉडकास्ट को देख करके सीख सकता है, ऐसा हम प्रयास करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी। एक सामान्य दर्शकों के मन में आता है, 7-8 साल से जिस काम में लगे हैं उस काम में सफलता कितनी मिली है, कितने एरिया से शुरू किया, कितने एरिया तक पहुंचे हैं, कमाई कितनी हुई? जी सर, हमने जो स्टार्ट किया था तो मात्र 2 बेड से सिर्फ ट्रायल के लिए स्टार्ट किया था। 2 बेड से हमने इसको 10 बेड पे ले गए, जहाँ पे हमारी गाय भैंसें बनती हैं वहीं पे हमने स्टार्ट किया था। गोबर से पैसे आना बहुत ही बड़ी बात है, वो भी खासकर 7-8 साल पहले। अगर गोबर को आप गौशाला से कहीं वो बिकती है, गोबर बिकता है तो 1 ट्रॉली 1000 रुपए की मात्र बिकती है। और मैंने एक छोटे से एरिया के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट डाला उसका थोड़ा सा ऐड किया फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि वैसे जानते ही नहीं लोग बाग कि ये कोई बंदा खाद भी बेच रहा है। थोड़ा सा काम किया, थोड़े से काम करते ही मेरा सबसे पहले जो माल बिका वो 10,000 रुपए का बिका। अच्छा, जो पहला था, पहला 10,000 रुपए का बिका। कितने बेड से? मेरे पास मात्र 10 बेड थे। 10 बेड से 10 बेड में 10,000 रुपए का सबसे पहले माल बिका। तो इतनी खुशी हुई, जबकि हम अपने बिजनेस से 8 से 10,000 रुपए रोज कमा रहे थे, लेकिन जो पहली बार गोबर से पैसे आए ना तो वो अलग ही खुशी थी। इससे भी पैसे एरिया में कितने दिनों में? एरिया ज़्यादा से ज़्यादा वो था 10 बेड के लिए सर, लगभग 20 फीट की जगह थी मेरे पास। 20 बाई 10 की जगह उसके लिए हमने चूज कर रखी थी। अच्छा, उसी से ही मेरे को कितने समय में? ये 3 महीने का चक्र होता है इसके अंदर, हाँ, जो आउटपुट आता है। बहुत अच्छा। तो उससे इतना ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि ये तो वेस्ट से भी पैसे आ रहे हैं। मैंने घर वाले को कन्विंस करने की कोशिश की कि इसको क्यों ना बढ़ाया जाए, देखो पैसे आते हैं गोबर से भी ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि कर तो बेशक लो, आप खेत में भी काम स्टार्ट कर सकते हो, बड़े स्केल पे जा सकते हो, लेकिन जो खेत में इनकम आ रही है अगर उससे कम पैसे आपके पास आए तो हम इसको दोबारा उसी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, खेती के अंदर ही। मैंने रिस्क लिया, चलो देखते हैं, और स्टार्ट किया 100 बेड से। कैंचुए छोड़े, उसके अंदर कुछ चैलेंज भी आए स्टार्टिंग में हमें, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही आसान काम लगता है कि जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसके अंदर 2-3 चीज़ें ही मोटी मोटी है कि आपने गोबर डाला, वो भी ठंडा करके, और उसमें कैंचुए छोड़ दिए, उसमें पानी डालते रहो, 3 महीने के बाद वो खाद बना देगा और उसको निकाल लो। शॉर्ट शब्दों में तो ये छोटा सा हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में जहाँ पे हम हैं अभी, यहाँ पे 3-4 ऋतुएं आती हैं, सर्दी आएगी, बारिश आएगी, गर्मी होगी, और वो भी पीक में हो रही है अभी। पीक में मौसम तो कैंचुआ एक ऐसा जीव है जिसको सरवाइव करने के लिए, या जैसे हम सर्दी के अंदर अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, गर्मियों में अलग होते हैं, ऐसे ही कैंचुए को सरवाइव करने के लिए हमें पानी किस समय लगेगा, गर्मी के अंदर कितना उसका ढकाव होगा, जो सावधानियां, जैसे डेयरी फार्म के अंदर भैंस गाय को हम देखभाल करते हैं आराम से, अगर वो सरवाइव कर रही है तो दूध तो ऑटोमेटिक देगी। ऐसे ही कैंचुआ जो होता है, अगर उसकी हम देखभाल अच्छी तरह सीख गए तो ऑटोमेटिक है वो खाद तो बनाएगा। मेन पर्पज है उसको जिंदा रखना, अगर वो जिंदा रहा तो ऑटोमेटिक खाद बनाता रहेगा। 100 बेड आपके बन गए स्टार्टिंग में, 100 बेड बन गए, और ऊपर वाले ने ऐसा साथ दिया कि 100 बेड से मेरे पास 2 से 2,500 बेड 2 सालों के अंदर ही हो गए। ठीक है, डबल? हाँ, डबल नहीं, कई गुना हो गए। तो मैं कह रहा हूँ 100 बेड से लगभग 2,500 बेड तक पहुंचे हम। क्या बात। हमने स्टार्टिंग में जो अपनी पटौदी के अंदर यूनिट है गुड़गांव में, उसके अंदर लगभग 3.5 एकड़ के अंदर सेटअप लगाया हुआ है। उसके बाद हमने जो बड़ा प्रोजेक्ट चलाया वो सिरसा के अंदर हमारे मित्र हैं, उनके साथ हमने टाई अप करके वहाँ पे स्टार्ट किया। वहाँ पे लगभग 6-6.5 एकड़ के करीब है। अभी उसके ऊपर और ग्रोथ कर रहे हैं। और ऑल इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग हर जिले, हर राज्य के अंदर एक आध यूनिट हमारी ऐसी मिलेगी जिसके साथ हमारी टाई अप है। तो अगर देखें तो 2 बेड से शुरू किया हुआ ये सफ़र अभी कितने बेड पर है, और 10,000 प्रॉफिट से शुरू किया हुआ सफ़र अब कितने प्रॉफिट में? सर स्टार्टिंग में जो हमने
आपने बोला है कि 10 बेड से स्टार्ट किया है। 10 बेड से आज के समय में हमारे लगभग 5,500-6 हज़ार बेड हैं। 6,000 बेड। हाँ। और ये मैं आपको पूरे इंडिया का वैसे नहीं बता रहा, मैं आपको 2 जगह का ही बता रहा हूँ। केवल 2 जगह का। हाँ। और बात करें 10,000 रुपये के आपने स्टार्ट किया था, पहली कमाई थी, अच्छा लगा, उसके बाद तो भूख बढ़ती रहती है। और ये काम ऐसा है, जितना आप इसके अंदर टाइम दो उतना ही पैसा बढ़ता रहता है। एक बेड का मैं आपको डाटा दे देता हूँ। एक बेड हर महीने 1,000 रुपये दे देता है आपको। एक बेड हर महीने? एक बेड 1,000 रुपये देगा आपको हर महीने। साल का 12,000 रुपये होगा। साल का 12,000। अब आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए कितने बेड हैं और कितना पैसा आता है। ये खाली मैं वर्मी कंपोस्ट की बात कर ये तो आप बताएंगे अभी। ये कैलकुलेट हो जाता है। जैसे मेरे पास अगर 5,000 बेड हैं तो 5,000 को 1,000 से गुना कर लीजिए। ठीक है, ये आपका मंथली हो गया। ये हो गया खाद का। दूसरा होता है कैंचुआ। अगर कोई नई यूनिट लगती है तो उसमें हम कैंचुए भी प्रोवाइड कराते हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। कैंचुआ प्रोवाइड कराने का ऐसा नहीं सिर्फ कैंचुआ दिया, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे जो बंदा आपके पास विश्वास करके आ रहा है उसका बिजनेस चले, क्योंकि वो बहुत उम्मीदों के साथ आ रहा है, बहुत सारी परेशानियां झेल के आ रहा है। तो कोशिश ये रहती है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले और प्रॉपर उसको गाइडेंस देते रहे। बहुत अच्छा। तो इसमें 2-3 टर्म आते हैं। एक तो शब्द आता है वर्मी कंपोस्ट जी, और एक कंपोस्ट। वर्मी वॉश का हमने नाम सुना है कई बार। तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में फिर हम डिटेल बातचीत करेंगे इस पर। सबसे पहले तो ये सब सारी चीज़ें बताएं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको वर्मी कंपोस्ट बताता हूँ। वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी द्वारा खाया गया जो फाइनल निकलता है वो कंपोस्ट निकलता है। केंचुए द्वारा खाया जो गया, खा करके उसकी विष्ठा होती है, विष्ठा को निकालते हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट को आप प्रोसेस करते हो, जैसे उसको किसी भी तरह प्रोसेस कर सकते हो। ज़्यादातर 99% लोग उसको हीटिंग पे, जैसे हीट होता है, कोई भी ठोस पदार्थ हो या गीला हो, कचरा हो, कोई भी, अगर आपको उसको प्रोसेस करना है, जल्दी से खाद बनाना है, तो उसको एक लेवल तक हीट ले जाना पड़ेगा। लगभग 70-80 डिग्री से तापमान से 150 डिग्री तापमान तक का उसको हीटिंग मिलनी चाहिए, तब जाके वो प्रोसेस होना यानी गलना स्टार्ट होगा। उसके लिए उसको एक ढेर बनाना होता है। ढेर बना के उसके अंदर एक नमी मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे उसके अंदर ऑटोमेटिक हीटिंग पैदा हो जाए। उसके बाद उसकी समय समय पर पलटाई करनी होती है। और ये चीज़ें जितने भी मैंने वेस्ट बताए सारे के सारे बहुत ही बारीक पीसीज के अंदर काटने पड़ते हैं। अच्छा। जिससे वो फटाफट। हाँ, इसके अंदर विधियां हैं काफ़ी सारी। बाकी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये विधि सबसे आसान है, और सभी विधि के अंदर यही रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। हरे कचरा, सब्जियां हो गई, कोई सूखा पदार्थ हो गया, जितना भी आपके खेतों के अंदर वेस्टेज निकलता है, किसी को भी जलाना नहीं है। जो आज के समय में जैसे पराली का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो पराली जलाने की चीज़ नहीं है, वो तो बहुत, हम तो खरीद के लेते हैं उनको। स्टार्टिंग में हमें फ्री में मिल जाती थी, लेकिन आज के समय में हम पैसे 1 एकड़ के लगभग 5,000 से 10,000 रुपए के बीच के अंदर अभी हमें अपने एरिया में मिल रही है। पराली खरीद के लेते हैं लोग, कहते हैं जलाने के लिए, कहाँ जलाने के लिए है। और पूरे को गोबर के अंदर मिला के और प्रोसेस करते हैं। 2 चीज़ों में काम आती है पराली। एक तो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बेड है उसको ढकने के लिए, ताकि तापमान मेंटेन रहे, नमी मेंटेन रहे। सेकंड, जो हम कंपोस्ट बनाते हैं खाली कंपोस्ट, उसके अंदर उसको प्रोसेस करने के लिए गोबर, केले के पत्ते और जो अपना पराली होती है, तीनों को हम चॉपर बारीक थोड़ा करके और उसको मिला देते हैं। बीच बीच में पलटी करते रहते हैं। उससे भी आपका एक अच्छा कंपोस्ट बन जाता है, जिससे आपका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने ये तीनों की चीज़ स्पष्ट की। अब शुरुआत में हम चलते हैं। कोई एक किसान, कोई एक डेयरी फार्मर अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहता है जी, तो उसके लिए सबसे पहले स्थान का चयन वो कैसे करे, और प्रारंभिक बात उसको क्या क्या ध्यान रखनी, स्टेप बाय स्टेप हम इस बातों को समझेंगे। सबसे पहले स्थान का चयन, या उससे पहले भी कुछ है? हाँ, सबसे पहले जिस भी स्थान पे अगर वो काम कर रहा है, वहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है मीठा पानी होना चाहिए। सबसे पहले मीठा पानी। हाँ, केंचुआ मीठा पानी के अंदर अच्छा सर्वाइव करता है। मैं ये नहीं कहता कि खारा पानी में काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत खारा होगा तो बहुत स्लो करेगा। और जो उससे खाद बनेगा वो भी, उसकी क्वालिटी भी डाउन चली जाएगी। पीएच, टीडीएस दोनों के दोनों उसके ऊपर नीचे रहेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। जो छोटे बीज हैं, छोटे जैसे गोभी हो गई या फिर कोई भी फ्लावर के बहुत छोटे जो बीज होते हैं, वो अगर उसमें पीएच और टीडीएस ऊपर नीचे हैं तो वो स्टार्टिंग फेज में ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा। अगर मेंटेन है
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मीठा पानी बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। सेकंड चीज़, गोबर की अवेलेबिलिटी नियर बाई होनी चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि जितना कॉस्ट हम बचा सकते हैं, कॉस्ट बच हाँ, जाएगा। जितना नज़दीक हो सकता है। एक गौशाला, एक डेयरी के ऊपर आप वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट मत कीजिए जो कॉमर्शियल कर रहे हो। अच्छा, रीज़न ये है कि अगर एक पे डिपेंड हो तो आने वाले समय में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, समस्याएं पैदा हो सकती है क्योंकि रेट बढ़ जाएंगे। अगर उसको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ेंगे। उसके बाद आता है चौथा नंबर आता है कि आपके पास जो लैंड है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें जल भराव ना होता हो। अच्छा, आपका सब कुछ ठीक है और आपके खेत में पानी भरता है, तो बारिश के सीजन में आपकी जो यूनिट है, जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, उसका रीज़न है केंचुए पानी के अंदर अगर एक बार डूब गए तो सारे केंचुए निकल के खेत में चले जाएंगे, आपका जितना पैसा लगा था सब खराब हो जाएगा। ये मेन 3-4 चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल या फिर घर के लिए भी करना चाह रहे हो तो हर जगह कोई ना कोई समस्या रहती है, जैसे नील गाय की समस्या, कहीं पे सूअर है, कहीं बकरी है, कहीं भेड़ है, कहीं बंदर है। उससे बचने के लिए आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो वहाँ पे या तो तारबंदी कराइए। तो ये प्रभावित करते हैं? बिल्कुल 100%। अच्छा, कुत्ता बिल्ली भी घूमता है। जैसे हमने बेड की सेफ दी है, एक सेफ होती है ब्रेकर नुमा जो सेफ होती है, मान लो वो सेफ दी है, उस सेफ के ऊपर अगर कोई भी पशु उस पर घूमता है, क्योंकि वो बहुत नरम होता है, रीजन हम उस पर रोज पानी डाल रहे हैं और वो पानी डालने के कारण ही वो बहुत ही एक सॉफ्ट फॉर्म में होता है गोबर, और उसी को फिर वो केंचुआ आराम से खाता है। उस कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। उस कंडीशन में अगर उसके ऊपर कोई 4, 5, 6 किलो का कोई बच्चा भी उस पर घूमता है, बहुत छोटा सा कोई भी चीज़ है, जैसे पशु हो गया, छोटा कुत्ता उस पे ऊपर घूमता है, तो उसके पैर जहाँ जाएंगे वहाँ पे वो गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा होने से सेफ खराब होगी। सेफ से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, सेफ खराब होगी, लेकिन उस सेफ गड्ढे के अंदर पानी भर जाएगा। और जहाँ गड्ढे में पानी होता है वहाँ केंचुआ नहीं रहता। केंचुए को पानी इतना नहीं चाहिए, पानी जैसे भराव वाला पानी नहीं चाहिए, हल्की नमी चाहिए। नमी में अच्छा सर्वाइव करेगा। पानी जहाँ भर गया वहाँ से केंचुआ बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। तो अपनी शुरुआत में हमने देखा कि उसको क्या क्या ध्यान रखना है जी। अब वो आगे बढ़ता है, स्थान का चयन किया, नज़दीक से किसी कहाँ से गोबर लिया, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपने बताई है। अब आगे उसको क्या ध्यान में रखना है? मीठा पानी भी अपनी जी। आगे उसको प्रोसेस क्या करना है? इसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ जो इसके अंदर मेन रॉ मटेरियल लगता है। जो हम विधि अपनाते हैं इसके अंदर हमें एक प्लास्टिक की शीट चाहिए होती है, क्योंकि ये हम जिस विधि से बना रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये बिल्कुल सस्ती विधि आप बता रहे हैं। सस्ती विधि है। इसके अंदर सिर्फ आपका पॉलीथीन जो आता है, प्लास्टिक शीट, उसका खर्चा आता है। दूसरी चीज़, किसी भी विधि से ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। रीज़न ये है कि ये स्पीड से बनाता है, नॉर्मल है, नेचुरल है, चारों तरफ से हवा लगती है इसके अंदर, ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबसे सस्ता भी है। अच्छा, कई बार हम देखते थे बड़े बड़े शेड हैं, उसके नीचे वर्मी कंपोस्ट के बेड बने, उसकी आज ज़रूरत है नहीं, जो शेड के नीचे ही छाँव में रखना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसे की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के जितने भी पुराने तरीके हैं जो लगवाते हैं, उसके अंदर वो क्या कराते हैं, वो खेली नुमा एक वो बनाएंगे, पिट बनाएंगे, उसके अंदर वो डाल के, और 2 बेड या 1 बेड का आपका सेटअप, वो भी नियर बाई 50,000 रुपए के अंदर आपका बनता है। ऊपर टीन शेड लगवाएंगे। हम 50,000 रुपए में आपका लगभग 12-15 बेड लगवा देते हैं। वहां पे सिर्फ 2 बेड लगे। और एक चीज की गारंटी भी लेते हैं कि जो 2 बेड में खाद बनेगा उससे पहले हमारा खाद बन जाएगा। अच्छा, जो ओपन में कर रखा है। सिर्फ आपको चलाना आना चाहिए। अगर आपके पास डेयरी है, गौशाला है, पशुधन है, उसके अंदर आपका जितना भी गोबर आ रहा है बाहर, वो सारा का सारा आपके लिए एक सिरदर्दी है। उसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट बनाइए उसके अंदर, और सारा का सारा पैसा आपका, हो सकता है दूध से इतना पैसा ना आ रहा हो जितना आपका वर्मी कंपोस्ट से आ जाए, क्योंकि हम तो दूध पे कम काम कर रहे हैं, हम गोबर पे काम कर रहे हैं पिछले 8 सालों से, और अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इसी गोबर के गणित को समझना है आज। तो माइक्रोन, कितने माइक्रोन का पॉलीथीन चाहिए इसके लिए? इसमें लगभग 150 माइक्रोन से थोड़ा बहुत अगर ऊपर है तो ठीक है। और अगर साइज की बात करें तो 18 का हम देसी भाषा में बोलते हैं, दुकानदार समझ जाता है। इसमें 18 फीट की चौड़ाई होती है अपनी पॉलीथीन की, क्योंकि वो गोलाई में होती है। दोनों साइड से काटेंगे तो 9 फीट के टुकड़े निकल आएंगे। 9 फीट के टुकड़ों को हम बिछाएंगे तो उसके ऊपर 2 बेड बन जाएंगे, 4 फीट का 4 फीट का। बची 1 फीट जगह, उसके अंदर हम ईंटें लगाते हैं चारों तरफ। अच्छा। ईंटों का काम क्या होता है कि वो बारिश के अंदर केंचुए को बाहर निकलने से बचाती है।
ये पॉलिथीन हो गई, ईंटों का काम। कितने ईंटें लगाने हैं चारों तरफ से? चारों तरफ से सिंगल ईंटें लगेंगी, है ना, वो भी लंबाई के अंदर। सिर्फ इतना काम करना है आपको। ईंटों का मैंने आपको बताया एक ही काम है कि वो बारिश के अंदर कैंचुए से बचाती है। काफी सारे बेड हमने बिना ईंटों के भी लगाए हुए हैं। थोड़ा बहुत 19-20 नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी आप पैसे भी तो बचा रहे हो ईंट रखने से, लेकिन फायदा है। फायदा बिल्कुल होता है। ठीक है। इसके बाद आपके पास गोबर की आवश्यकता है। गोबर आपने मेन रॉ मटेरियल इसमें गोबर लेते समय क्या ध्यान में बात रखनी है? वैसे तो हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि नया गोबर लो, कुछ लोग कहते हैं पुराना गोबर। मैं आपको फर्क बता देता हूँ। गोबर, जब तक गोबर दिख रहा है तब तक भी केंचुए उसको खा लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि गोबर का स्ट्रक्चर होता है, गोबर जैसा दिख रहा है। अगर वो खाद बन गया तो दिखेगा कि खाद बन गया, काला हो गया है, अलग ही दिखेगा। तो जब तक वो गोबर दिख रहा है तब तक भी उसको यूज किया जा सकता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। अच्छा, चाहे सूखा हो चाहे गीला हो? गीला अच्छा, गीला। हाँ, सूखने के बाद तो उपला बन जाता है वो, है ना, कंडा बन जाता है। दूसरी चीज बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि आपके पास जो गोबर है उसको 1 महीने पुराना, यानी आज गोबर गाय या भैंस से आया, उसको एक साइड में डालकर उस पर पानी डालते रहेंगे 1 महीना। जब उसको हो जाए लगातार, ये प्रोसेस लगभग 12-15 दिन से स्टार्ट होकर 1 महीने तक जाता है। जितना पानी डाल सकते हो उतना पानी डालिए। इतना पानी मत डालिए कि वो बह के चलने लगे, लेकिन पानी रोज डालना है। इससे क्या होगा, उसकी गैस निकल जाएगी। अच्छा, बीच बीच में उसको चलाना कटिंग अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेके और उसके अंदर जैसे एक ढेर लगा हुआ है आपके पास 2 फीट के अंदर आपने गोबर फैलाया हुआ है, उसके अंदर जगह जगह डंडे से छेद कर दीजिए ताकि पानी भी अंदर जाए, उसी छेद में से गैस भी बाहर निकले। इसमें एक मेन जो मेजर पॉइंट है वो है कि इसके अंदर मीथेन गैस निकलती है, जिससे केंचुए बहुत जल्दी मर जाते हैं। केंचुए हीटिंग से भी नहीं मरते, मतलब गर्मी हो जाती है जब बेड के अंदर, तब भी नहीं मरते, तब भी वो साइड में निकल के और जहाँ पानी होता है या फिर ज्यादा पानी होता है वहां बच जाते हैं। लेकिन अगर गैस निकल रही है तो केंचुआ बड़ा मुश्किल से सर्वाइव करता है। बहुत ज्यादा लॉस लोगों का इसी चीज में होता है। अच्छा। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगवाते हैं तो काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे केंचुए तो नहीं मर जाएंगे, आप क्या गारंटी लेते हैं उस चीज की? मैं कहता हूँ मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज की। मैं उनको सबसे मेन चीज यही बताता हूँ कि आपको केंचुए को उसमें बेड में डालने से पहले गोबर को चेक करना है कि वो गर्म तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसमें गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ये? उसके लिए हम सारे केंचुए ना छोड़ के कुछ केंचुए ट्रायल के लिए डालते हैं। आपने यूनिट लगा रखी है, 50 बेड की आपने यूनिट लगा रखी है, हम हर एक बेड के ऊपर 5-5, 10-10 केंचुए निकाल के और बेडों पे छोड़ देते हैं और उसके ऊपर निगरानी रखते हैं आधे घंटे 1 घंटे तक घूम के, और वहां पे निशान लगा देते हैं कि यहाँ पे हमने केंचुए छोड़े थे। एक बेड पे 1 जगह या 2 जगह। अभी हम निगरानी क्या रखेंगे कि केंचुए अभी कितना अंदर गए, आधे घंटे में कितना अंदर गए, क्या वो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि केंचुए को हल्की सी धूप या फिर अगर वो खुले में है तो उसको चिड़िया भी उठा सकती है, तो वो बहुत जल्दी अंदर जाता है, उसको बाहर जीवन का खतरा होता है, जल भी जाता है। आधे घंटे के अंदर अगर वो केंचुआ 4 से 6 इंच गोबर के अंदर चला गया तो गोबर परफेक्ट है। अच्छा। अगर वो अंदर गया और सिर्फ 1 इंच के अंदर ही बैठा है, नीचे नहीं जा रहा है, हर एक बेड की यही कंडीशन है, तो गोबर अभी केंचुए छोड़ने लायक नहीं है। क्या बात है। ये वैसी है जैसे माँ खाना चावल बनाती है, एक दाना देख करके वो भाप लेती है कि चावल पका या नहीं पका। आपका ये ट्रायल बहुत ये कामयाब है लगता है। जी। तीसरी चीज, अगर केंचुआ को हमने ऊपर डाला और ऊपर डालने के बाद हम देख रहे हैं कि वो अंदर जा ही नहीं रहा, ऊपर ही घूम रहा है, क्योंकि जब केंचुए को अंदर से गैस का थोड़ा सा भी आइडिया रहता है तो वो ऊपर चलने लग जाता है, और जितना उसका साइज होता है लगभग उससे डबल हो जाता है, लंबा होके चलता है पूरा, क्योंकि वो तड़फ रहा होता है उस समय अपनी जान बचाने के लिए, बहुत स्पीड से चल रहा होता है। तो आप समझ लो कि उस समय उस केंचुए को अगर हमने सारे के सारे केंचुए उसमें छोड़ दिए तो केंचुआ एक भी नहीं बचेगा। अच्छा। ये मेन यानी ये 1 महीना बाद भी ये स्थिति रहती है? अगर 1 महीना तक हमने ये प्रोसेस किया, पानी डाला, उसकी गैस निकली, तभी ये प्रोसेस रहता है स्थिति? है पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहती है। रीजन ये है कि नीचे वाला जो गोबर है, जैसे ही हम बेडों के अंदर गोबर को डालेंगे तो हमें डर ये रहता है कि पलटी होने के बाद नीचे से गैस थोड़ी बहुत रह सकती है। तो वैसे तो हम 99% तो क्या कराते हैं कि जैसे ही हमने गोबर डाला हाथों हाथ केंचुए छोड़ते भी नहीं है। अच्छा। 1 महीने पानी में हल्का हल्का डालते रहे, उसके बाद हमने बेडों पे डाला, बेडों पे डालने के बाद भी उसमें 3 से 4 दिन पानी डालते हैं। अच्छा। ताकि जो थोड़ी बहुत गैस बची हुई है, फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। हमने अपनी तरफ से ये कंफर्म कर लिया कि हाँ
अच्छा गोबर है, लेकिन रहना किसको है उसमें? केंचुए को रहना। कैंचुए को रहना है। कैंचुआ चेक करेगा उसको। अच्छा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैकी करने के लिए कुछ कैंचुए भेजते हैं कि आप देख के आओ ठीक है कि नहीं है सब कुछ। तो सारे कैंचुए का लॉस ना होके 2 4 10 कैंचुए ही मरेंगे, अगर मरेंगे तो भी वो चेक कर लेंगे। अगर आपको प्रॉपर लगता है तो आप छोड़ेंगे। उसके बाद भी हम रिस्क नहीं लेते, उसके बाद भी हम झुंड में छुड़वाते हैं। अच्छा। आपके पास एक बेड बना हुआ है, उसको अगर आपने एक एक कैंचुआ खिंडा के डाल दिया तो कैंचुओं को छुपने के लिए अगर 19-20 कोई समस्या है, जैसे उसमें नमक की मात्रा कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम पशुओं को नमक खिलाते हैं, कई बार नमक के ढेले आ जाते हैं गोबर के अंदर, अच्छा। तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो आप देखोगे कैंचुए के ऊपर हल्का सा भी नमक डाला या यूरिया डाला तो तड़फ के मर जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कैंचुए को जो खाना उसके साथ होता है उसके साथ ही छोड़ते हैं। खाना मतलब? खाना इन द सेंस जो पुराना खाना गोबर है उसका, जिसमें वो अभी तक जिंदा था। अच्छा। एक बेड की लंबाई 30 फीट बाई 4 फीट होती है, ठीक है। अब 30 फीट के ऊपर हम 30 फीट बाई 4 फीट की, 30 फीट लंबाई 4 फीट चौड़ाई, हाइट लगभग 1.25 फीट। उसके टॉप के ऊपर हम 6 से 7 जगह छेद कर लेते हैं, लगभग 4 इंच गहरा और 6 इंच चौड़ा, ठीक है। उसके अंदर जो हमने कैंचुआ दिया है वो कैंचुआ उसके अंदर उस गड्ढे में ही छोड़ना है। अच्छा। ताकि वो इकट्ठा रहे। कितनी दूरी पे? लगभग 1.25 1.5 फीट के 7 या 8, पूरे उसमें 8 7-8 वो बना लीजिए। हाँ। जिसके अंदर हमारे लगभग दोनों हाथों में जितना कैंचुआ और खाम उसका वो आता है वो निकाल के उसमें रख दिया। एक कैरेट में लगभग 30 किलो के करीब कैंचुआ होता है। इससे होगा क्या कि अगर सारी जो परिस्थिति है अगर वो कैंचुए के अपोजिट जा रही है, नमक भी है उसमें, कोई जहरीला पदार्थ भी है और उसकी गैस भी नहीं निकली है, गोबर भी गर्म है, तो भी कैंचुआ नहीं मरेगा। नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने झुंड में डाला है और उसका खाना जो पहले हमने दिया है वो उसके साथ है, वो अंदर जाएगा ही नहीं, वो उस झुंड में बैठा रहेगा इकट्ठा। अच्छा। बॉल बना के बैठा रहेगा। मतलब आपने सारा काम करने के बाद भी जो कहते हैं ना रिस्क, वो रिस्क बिल्कुल खत्म कर दिया हमने। पहले का गोबर के साथ उसको भेजना है, यानी पहले हाँ, पुराना जो उसका खाना है उसके साथ उसके अंदर डालना है और झुंड में डालना है। इससे 0% रिस्क हो जाता है। कोई कहे नहीं जी कैंचुए हमारे मर, आज तक ऐसा केस नहीं हुआ, एक भी केस नहीं हुआ कि किसी ने कंप्लेंट की हो। रीजन ये है कि हम तरीका ऐसा बताते हैं। सावधानियां जितनी रखोगे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जीव है, अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी सावधानी, तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है। बहुत अच्छा। और फिर इसको प्रॉपर हम नेचुरल चीजों से ढकते हैं, जैसे केले के पत्ते या चावल की पराली। उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है तो जो जूट की बोरियां होती हैं वो भी नहीं है तो बाजरे की कड़बी, वो भी नहीं है तो जो हमारे देसी झुंडे होते हैं वो हमारी भाषा में, और सरकंडे जिसको बोलते हैं, उससे भी ढका है हमने। और अगर नॉर्मल मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो ग्रीन नेट से भी ढक सकते हैं कुछ समय के लिए। अच्छा। ग्रीन नेट कुछ समय अच्छा काम करता है, लेकिन हर समय नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि ग्रीन नेट खुद भी एक समय के बाद हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो वो तो गर्म होगा ही, उससे प्लास्टिक शीट है वो एक तरह से मानो। और ज़्यादा सर्दी है तो ज़्यादा सर्दी के अंदर आप इंसान हो, सिर्फ बनियान में काम नहीं चल सकता, उसके लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, पराली की जो लेयर है उसको बढ़ा देते हैं। ग्रीन नेट में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप उसको कवर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपके जो बेड हैं, बेड के ऊपर जितने भी पक्षी हैं उससे नुकसान होने से बचेगा, क्योंकि पक्षी भी उसको चुग सकते हैं। चिड़िया हुई, कौवा हुआ, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ईंटें लगा दी, उससे बारिश से बचाव हो गया। और अगर आपके पास व्यवस्था हो तो मैंने बताया था कि चारों तरफ पशुओं से और उससे भी बाड़ लगा दी, बाड़ लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको इस पर लगातार पानी डालना होता है। पानी इतना ही डालिए कि उसमें 60% के नियर बाई पानी होता है। 60% वो कैसे पहचानेंगे, मैंने बोल तो दिया 60% 65% पानी। अभी पानी पे भी पूरे प्रबंधन पे बात करेंगे। अभी पहला स्टेप हमने बेड बना लिया, यानी शीट लगा लिया, चारों ओर ईंट लगा दी, गोबर डाल दिया जैसा कि 1 महीना पुराना गोबर, और केंचुआ डालने की सही तरीका या गोबर टेस्ट करने का सही तरीका ये चेक कर लिया जी। अब जो सबसे दूसरा अहम बिंदु है उसमें आपने ढकना का भी बता दिया कि ढकना कैसे है उसको। इसमें एक चीज़ रह गई थी। हाँ। इसमें
जो बेड की सेफ है, मैं सेफ है पर दोबारा बताना चाहूंगा, सेफ इसके अंदर जो ब्रेकर नुमा होता है, कब्र नुमा होता है, वो सेफ होती है इसके अंदर। ऐसे 0 से स्टार्ट करके 1.25 फीट पे ले जाइए और फिर 0 कर दीजिए। हाफ सर्कल। हाँ हाफ फुल, सर्कल। हाँ हाफ सर्कल। और इसकी चौड़ाई लगभग 4 फीट फाइनल है, कम कर सकते हैं 3.5 3 तक भी, लेकिन फाइनल 4 है। 4 से ज्यादा ना रखे तो ज्यादा अच्छा है। इसका कोई रीजन है, ये जो हाफ सर्कल बनाते हैं इसका कोई कारण? अगर हमने इसको ईट नुमा ऐसे पिट बनाई चारों तरफ से, तो क्या होगा, जैसे ही पानी डालेंगे तो उसको वो सेफ तो वही लेनी है उसको वही लास्ट। लेगा। हाँ पानी इसलिए डालते ये तो पहले ही हम सेफ बना के इसको छोड़ते हैं, क्योंकि गोबर सरक जाता है पानी डालने से। तो ढकना है इस प्रकार। हाँ। अब जो दूसरा इसमें मुख्य घटक है वो है केंचुआ। जी केंचुआ, क्योंकि मजदूर तो वही है, काम वही करना है उनको, असली काम वही है। जी। तो जो वर्मी का हम सिलेक्शन करते हैं, केंचुआ का सिलेक्शन, कौन से केंचुए, कितने प्रकार के केंचुए होते हैं, एक बेड में कितने केंचुए डालने हैं, इसको विस्तार से बताइए। आमतौर पर जो इंडिया में आज के समय में वर्मी कंपोस्ट में यूज होने वाला केंचुआ है, वो सबसे ज्यादा है ऑस्ट्रेलियन नस्ल का आइसिनिया फेटिडा। रेड वर्म बोलते हैं, आइसिनिया फेटिडा। आइसिनिया फेटिडा, ये रेड वर्म बोलते हैं इसको, लाल कलर का होता है। सेकंड नंबर पे जो यूज हो रहा है वो अफ्रीकन नस्ल का है, वो इससे साइज में डबल होता है। वो ज्यादातर दक्षिण के अंदर यूज करते हैं लोग, लेकिन उत्तर भारत में ज्यादातर ये छोटा होता है लेकिन काम बहुत स्पीड से करता है, अपनी ग्रोथ बहुत स्पीड से करता है। तीसरे नंबर का केंचुआ होता है अपना देसी वाला केंचुआ, जो अपनी जमीन में रहता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये जमीन में ही रहता है और जमीन के अंदर ही वेस्टेज या मिट्टी खाता है। ये अगर हम गोबर में छोड़ेंगे तो गोबर से निकल के फिर मिट्टी में चला जाएगा। अच्छा, ये मिट्टी ही खाता है। और ऑस्ट्रेलियन नस्ल जिसकी हम बात कर रहे हैं, आइसिनिया फेटिडा, जिसको हम यूज करते हैं, वो केंचुआ अगर हम जमीन में छोड़ देंगे तो ये भूखा मर जाएगा, मर ही जाएगा। अच्छा। ये गोबर को सबसे अच्छा खाता है, या फिर हाफ डिकम्पोज कोई भी आइटम, जैसे मैंने बोला सब्जियां अगर आपके पास है तो उसको पहले डायरेक्ट सब्जियों को नहीं खा सकता, क्योंकि इसके जाड़ दांत नहीं होते, कैसे कुतरेगा ये सब कुछ सक करके लेता है अंदर। अच्छा, तो सक करने के लिए रॉ मटेरियल को हाफ डिकम्पोज होना जरूरी है। आपके पास अगर सब्जियों का वेस्ट पड़ा हुआ है तो उसको चॉपर बारीक करके और उसके बाद उसको कुछ समय के लिए सड़ाना होता है। गोबर के साथ ये परिस्थिति क्यों नहीं होती? क्योंकि गोबर ऑटोमेटिक प्रोसेस होके आ रहा है गाय भैंस के पेट से, वो डायरेक्ट ले सकता है। लेकिन एक ही रीजन है कि मीथेन उसमें बन सकती है, उसको हम निकाल के फिर उसको खिला रहे हैं, वो डायरेक्ट इसका भोजन है। लेकिन सब्जियों को हाफ डिकम्पोज करना पड़ेगा, जब वो आधी गल जाएंगी तो उसको धीरे धीरे करके वो भी खा जाएगा। और जो हम रॉ मटेरियल इसके ऊपर ढकने के लिए यूज करते हैं, जैसे पराली, बोरी, केले के पत्ते, एक समय के बाद इसको भी खा जाते हैं। अच्छा, ढकनी वाली चीज को भी खा जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज कर सकते हैं, जब आप बात करें मुझे ध्यान में आया, गोबर जैसे आपने बताया 1 महीना पुराना ही होना चाहिए। अब आज मैंने उदाहरण के लिए 1 ट्रॉली गोबर लाया, ताज़ा गोबर है, लाया, मेरे को पता है कि 1 महीना पुराना नहीं है। फिर मैं मंडी से कुछ ऐसे वेस्ट, जो सब्जियां वेस्ट है मंडी से अधिकतर मिलती रहती हैं, वो ले आया, इसको मिला लिया और 1 महीना ये दोनों को साथ में रखा और फिर इसको यूज़ किया वर्मी कंपोस्ट में, तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जब भी हम गोबर को लाते हैं ना, गोबर लाने का समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप आज गोबर गाय भैंस से निकला है, उसको आप लाके, और जो प्रोसेस अब स्टार्ट होगा ना लाने के बाद, ठंडा करने वाला, वो मेन रखता है। चाहे वो गोबर 1 महीने से पड़ा हो तो भी आपको 15 ले आए, लेकिन उसके साथ अगर ये जो बाजार से निकलने वाला, मंडी से निकलने वाला फल सब्जियों के छिलके, कचड़े, ये अगर मिला दें और 1 महीना तक इसको डिकम्पोज होने दें, जैसे आप हाफ डिकम्पोज की बात कर, डिकम्पोज नहीं होगा, वो नहीं होगा। रीजन ये है उसके अंदर नमी ऑटोमेटिक है गोबर के अंदर, और हम रोज उसके ऊपर ठंडा करने के लिए पानी डाल रहे हैं, तो वो डिकम्पोज होगा ही नहीं। अच्छा, वो डिकम्पोज होगा हीट करके। अच्छा, जब उसको इकट्ठा ढेर करेंगे, डिकम्पोजर डालेंगे या फिर हल्का पानी रखेंगे तो सड़ने लगेगा। अच्छा, सड़ने लगेगा। लेकिन गोबर के अंदर क्या है कि नमी मेंटेन रहती है, और गोबर में पानी हम ज्यादा डालते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो। तो सब्जियां पानी पीती रहेगी, वैसे की वैसी दिखेगी 1 महीने पीछे भी। जैसे सब्जियों को ताजा रखने के लिए सब्जी वाले नहीं करते, पानी मारते रहते, ताजा रहता है, तो वो भी ताजा रहेगा, वो गलेगा ही नहीं। तो इनको अलग से करें, ठीक है। तो चयन केचुआ का आपने बताया, केचुआ एक्चुअली करता क्या है? खाता है, विष्ठा करता है, यही काम है, संतानें उत्पन्न करता है। केचुआ का रोल क्या है इसमें? जो आपने बोला, ये दोनों तीनों काम केंचुए के हैं। केंचुआ अच्छा खाना होगा तो केंचुआ बहुत स्पीड से बढ़ता है। एक नॉर्मल सी धारणा ये है जो बताई जाती है कि ऑस्ट्रेलियन नस्ल का केंचुआ जो है वो एक सीजन में डबल हो जाता है। और मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा है, खूब एक्सपेरिमेंट ही हुए हैं अभी तक,
आप एक कैंचवे से एक सीजन में 100 कैंचवे भी बना सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान है। सीजन मतलब 3 महीने में 3 महीने में एक केचुए से? एक कैंचवे से, जबकि ये बोला जाता है कि एक कैंचवे के 2 कैंचवे हो जाएंगे, यानी आप 50 बेड आप लगा रहे हैं तो आपके 100 बेड के लिए कैंचवे पर्याप्त है। मैं कहता हूं कि एक बेड से आप 100 बेड लगा सकते हो, ये मैं गारंटी लेता हूँ। वाह। इसमें सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, देख रेख का ही खेल है सारा। कैंचवे सभी पाल रहे हैं जितने भी लोग हैं, खावा और वर्मी कंपोस्ट भी सभी बना रहे हैं। किसी का एक बेड से अगला बेड भी बड़ी मुश्किल से बनता है, और कोई लोग उस पर 50, 70, 100 बेड भी बना लेते हैं। कैसा गोबर का चयन कर रहे हो? गोबर इसके अंदर गाय भैंस का अगर मिक्स मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि गाय भैंस से बहुत सारी चीज़ें अलग से भी खाती हैं। जितना जैसे अपना तेल का प्रयोग भी करते हैं, उसके अंदर सरसों खली और अपना चना बिनोला सारी चीज़ खाती हैं। लेकिन एक विडंबना ये भी है कि भैंसें बहुत कम हो गई हैं घरों में, ये भी डेयरियों से ही मिलता है। और गायें तो बिल्कुल हरियाणा में सिमट गई है। अगर आपको मैं डाटा बताऊं तो लगभग जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं गांव में रह रहा हूं पिछले 5-7 सालों के अंदर, गाय का डाटा दूं तो लगभग 10% और भैंस का डाटा दूं तो लगभग 50% घरों से निकल चुकी है। जहां 100 घर के अंदर भैंसें थी, वहां पे 50% पे लोग आ गए हैं। और गायें तो ज्यादातर अभी गौशाला में मिल रही है। गायें तो एक गांव के अंदर अगर 100 पशु भैंस हैं तो 5, 4, 3 ये डाटा आता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। और आप उन गायों का ये वर्मी कंपोस्ट और बाकी सब चीज़ें बना रहे हैं? कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका वेस्टेज, क्योंकि गौशाला में जो गाय छोड़ी जाती हैं उनके पास एक ही चीज़ है कि वो गोबर ही करती है बस। अगर हम कंज्यूम कर लें किसी तरीके से तो कम से कम उनको वो सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है गौशाला के अंदर भी, क्योंकि सारी गायें लोग ने गौशाला में छोड़ दिया है। घर में पालने के लिए देना बंद तो कोई भी छोटी सी परेशानी आ जाती है। जैसे आज के समय में ऑर्गेनिक खाना बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है। हर चीज़ के अंदर आप देखोगे तो जहर आ रहा है। इसकी वजह से एक मेजर समस्या जो मैंने आपको अभी बताई है कि जो भैंस घरों से क्यों जा रही है, एक मेन रीज़न ये है। पिछले 4-5 साल से हम एक देख रहे हैं चीज़ें कि वो ज्ञापन नहीं रुक रही है, रिपीटर हो रही है, रिपीट बार बार। और एक बार घर से जिसमें से गाय भैंस निकल गई वो दोबारा नहीं आती उस घर में। और ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये जहर का असर है या फिर किस चीज़ का असर है वो तो सबको पता है। क्या खिला रहे हैं हम और क्या खा रहे हैं हम। तो वर्मी कंपोस्ट में ये समस्या भी है, यानी गोबर जो हमारा रॉ मटेरियल है मेन, ये आवक भी एक बड़ा समस्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से सुलभ रूप से मिल सकता है और कितना अच्छा आ रहा है। घर से तो हम उठा नहीं सकते गोबर, क्योंकि हर एक घर के अंदर अगर गाय भैंस है भी तो भी उनके पास 10 किलो रोज का लगभग निकलेगा एक भैंस से, वो अपने खेत के लिए बचा के रखेगा। जहाँ पे डेयरियां हैं या तो वो अवेलेबल करा रही है या फिर सबसे अच्छी है अपनी जितनी भी गाय हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको सारी की सारी गौशाला में पहुंच चुकी है। वहां पे आपको बल्क के अंदर गोबर मिल सकता है। ठीक है, मिल जाता है। अभी हमने केचुए की बात की, केचुआ छोड़ना है, केचुए के प्रकार भी बताए। समय कौन सा सबसे अच्छा है जब कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो महीना कौन सा है, समय कौन सा अच्छा है? समय इसके लिए सारे ही अच्छे हैं। साल के 12 महीने सिर्फ 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो चीज ध्यान रखनी है। जब भी कोई भी मौसम में पीक पे चल रहा हो उस समय मत करिए। चाहे पीक की ठंड हो, पीक की गर्मी हो, पीक पे बारिश चल रही हो। ये 3 चीजें ऐसी हैं इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे पास भी पीक वाला समय आता है तो हम तो सरवाइव कर रहे हैं। अगली साल तक आप भी कर लोगे, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो उस समय अगर आपके पास कोई गलती हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं है, तो समस्या आ सकती है। और अगर प्रॉपर गाइडेंस है तो आप पीक पे भी कर सकते हो, लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब हमने ध्यान में आएगा, अब प्रबंधन की बात करते हैं। केचुआ हमने डाल दिया, ढक दिया, नमी या कहीं इसकी देखभाल कैसे करनी है इसको? जी, पहले तो इसको प्रॉपर ढकना है।
चिड़िया से या एक लेयर 2-3 लेयर में ढकना है या केवल नहीं, बोरी ढक दिया या अगर बोरी है तो उसको डबल करके बोरी से ढक दिया। ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती कि मौसम क्या चल रहा है। सर्दी आती है ज्यादा और गर्मी ज्यादा होती है, उस समय हम लेयर बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर केले के पत्ते और पराली यूज करते हैं। हम बोरी का यूज नहीं करते, ग्रीन नेट का यूज नहीं करते। ज्यादा गर्मी के अंदर अगर आप हीट ज्यादा है तो ऊपर वाली जो लेयर है वो आपको धूप से बचाएगी, नीचे वाली लेयर के अंदर नमी मेंटेन रहेगी और आपका केंचुआ नहीं मरेगा। हमारा मेन मकसद है केंचुए को जिंदा रखना। वो जिंदा है तो सब कुछ चलता रहेगा। यही केस सर्दियों में है। सर्दी में जब पाला पड़ता है उस समय केंचुए को ज्यादा जरूरत होती है लेयर की, तो दोबारा उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं। बाकी जो मौसम है उसके अंदर अगर ज्यादा आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है ढकने का तो भी काम चल जाता है। पानी, अब पानी का हाँ, पानी का मैं बता देता हूँ। नमी इसके अंदर लगभग 60 से 65%। कैसे आपको आइडिया लगेगा कि ये नमी कितनी है? तो मैं आपको एक आइडिया देखो हाथ से ही बता देता हूँ। जो गोबर आपने बेडों में डाल रखा है उसका ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ से नीचे तो पानी मिलेगा, केंचुआ ऊपर बैठा हुआ है, केंचुआ ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, खाता हुआ जाएगा, टॉप पे आएगा, वहां पे अपनी विष्टा करेगा, फिर अंदर जाएगा। तो ऐसे उसकी लेयर बनती चली जाती है ऊपर की तरफ। अच्छा, ठीक है, केंचुआ ऊपर जो से खाद बनेगा वो ऊपर से बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। अभी आपको ऊपर वाला जो मटेरियल है जहाँ पे आप रोज पानी का छिड़काव कर रहे हो, तीसरे दिन कर रहे हो, 7वें दिन कर रहे हो, वहां से गोबर या खाद जो भी ऊपर मटेरियल पड़ा है उसको उठाइए, हाथ से दबाइए मुट्ठी से। अगर उसमें से यहाँ से आपको कुछ बूंदे रिश्ती हुई दिखाई दे रही हैं तो पानी ठीक है। अच्छा, आपने उसको दबाया, पिचकारी से गोबर भी बाहर आ गया तो वेस्टेज ज्यादा है, पानी ज्यादा है। और अगर दबाने से बूंद भी नहीं आ रही तो पानी कम है। तो ये आपको मेंटेन करना है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ये चीजें ध्यान रखनी है। ये देसी तरीका है। बाकी आजकल अमेजोन वगैरह पे मीटर वगैरह भी आते हैं नापने के लिए, टेम्परेचर भी नापते हैं, वो नमी भी नापते हैं कितनी % है, वो भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा जी। तो पानी रेगुलर अगर देखें नमी बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर देखें तो गर्मियों के दिनों में कितनी बार देना, ठंड में कितने दिनों में देना, ये मोटा मोटा आकलन क्या कहता है? मैं पहले सर्दी के बता देता हूँ। सर्दियों के अंदर आपको पानी 3 दिन से 4 दिन के अंदर एक बार जरूरत पड़ती है, जब थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो जाती है। अगर धूप ज़्यादा, दिन में धूप ज़्यादा निकल रही है तो आप दूसरे दिन पानी डालिए, और अगर धूप कम हो गई है, ठंड बढ़ने लग गई है तो लगभग तीसरे चौथे दिन। और जब पाला पड़ता है तो 6 से 7 दिन के अंदर भी एक बार ही पानी डालना है। मतलब काम लगभग खत्म के बराबर हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा पानी, मतलब नमी आपकी वाष्पित ही नहीं हो रही है तो पानी भरा हुआ है। पानी अगर ज्यादा रहेगा तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अगर पानी बेडों में ज्यादा है तो केंचुआ पानी पी के भी जिंदा रह सकता है, वो काम करना बंद कर देगा। अच्छा, जिंदा रहेगा, आपको दिखेगा कि केंचुआ खूब है मेरे पास, भरपूर है, लेकिन आपका 2 महीना निकल गया, 2.5 महीना निकल गया, लेकिन खा तो नहीं रहा। क्या कर रहा है वो? सिर्फ पानी पी रहा है और थोड़ा खाना खा रहा है जिंदा रहने के लिए। अच्छा, तो ज्यादा पानी है तो समस्या, कम पानी है तो उससे खाया ही नहीं जाएगा क्योंकि गोबर टाइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक मेरे मन में ध्यान आ रहा है, पता नहीं, जब हम पॉलिथीन डालते हैं उसमें एक छोटा छोटा अगर छेद कर दें, जैसे गमले में छोटा छेद होता है, एक्स्ट्रा पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है, अगर छोटा छेद करें एकदम सुई के बराबर का, तो एक्स्ट्रा पानी वो ज़मीन में चला जाएगा। क्या उससे केंचुआ भी जाने की संभावना है? केंचुआ चला जाता है ज़मीन में, और निकालते समय कुछ मिट्टी भी हमारे उसमें आ जाती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट में जो आपको बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट हमने किया है बिल्कुल पन्नी हटा के, छेद नहीं किए इसके अंदर। अच्छा, पहली बात तो छेद करना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज, हमने पॉलिथीन लगाई ही इसलिए है कि वो नमी अंदर ना जाए जमीन में। अच्छा, बाई द वे परिस्थिति ऐसी हो जाती है, ऊपर हीट है, गर्मी हो रखी है या सर्दी ज्यादा है, कोई भी कंडीशन में, मान लो गर्मी ज्यादा है तो उसमें क्या करेगा केंचुआ? उतर के और नीचे आ जाएगा। 1 दिन की जगह 3 दिन हो गए पानी नहीं डाल पाए किसी भी रीजन से, तो केंचुआ ऊपर से उतर के नीचे आ जाएगा, जहाँ पे, क्योंकि नीचे पन्नी है, इससे नीचे नमी नहीं जा रही है, वहां पे जाके बैठ जाएगा, वो अपनी जान बचा लेगा। इसका रीजन ये है मेन। आपको रोज पानी डालने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने पन्नी नहीं डाल रखी तो रोज 1 से 2 बार आपको पानी डालना पड़ेगा। अभी हम 3 दिन में भी डालते हैं तो भी केंचुआ सर्वाइव कर जाता है आराम से। ये बात कर रहा हूँ मैं गर्मियों की। सर्दियों के अंदर हफ्ता 10 दिन भी निकल जाते हैं। सारा खेल है केंचुए को समय के अनुसार पालना आना चाहिए। खाद तो ऑटोमेटिक बना देगा वो। तो केंचुआ पालन है। खाद तो हाँ, इसका बायो प्रोडक्ट है, अपने आप बन जाएगा। तो अब हमने पानी, नमी, यानी उसका भोजन, ये सब की बात कर ली। कितना समय, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है
कि 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, 1 महीने में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 महीने से हमने टाइमिंग रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। सही समय क्या है, कितना स्टैंडर्ड समय रहता है? और आजकल जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि 45 दिन में भुरभुरा खाद बनाइए, ये खाद बनाइए, ऐसा खाद बनाइए। ये बातें वैसे बोलने के लिए अच्छी है। एक केंचुआ एक दिन के अंदर अपने वजन के बराबर खा लेता है, ये मैं मानता हूँ लगभग। लेकिन परिस्थिति ऐसी है तो इसीलिए हम 30 फीट के बेड के अंदर 30 केजी केंचुए छुड़वाते हैं अपने साइकिल के अंदर। वो अच्छा, ये एक बात छूट गई थी कि एक बेड में कितना केंचुआ डालना है? हाँ, अच्छा, 30 केजी। 30 फीट लंबा बेड में 30 केजी, 10 फीट लंबा बेड है तो 10 केजी, लंबाई के ऊपर डिपेंड करता अच्छा, फिट के ऊपर 1 किलो। 1 किलो। समय की बात करते हैं कि एक बेड को तैयार होने में कितना समय लगता है। बहुत सारे लोग अलग अलग दावा करते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड टाइमिंग क्या है? जी, जो आप बता रहे हैं 45 दिन में, 1 महीने में वर्मी कंपोस्ट का बेड बन जाता है, तो मैंने आपको बताया कि एक केंचुआ अपने वजन के बराबर लगभग रोज खा लेता है। 30 फीट के बेड के ऊपर 30 केजी केंचुए डाले, वो इसीलिए डाले गए हैं ताकि गोबर पुराना होने से पहले ही, क्योंकि जितना खाना उनका पुराना होगा उतना ही वो स्लो कर देते हैं खाना। ताज़ा रहेगा तो ज़्यादा जल्दी खाते हैं। अच्छा। और 45 से 50 दिन के बाद तो उनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। केंचुए ही आपके पास 30 किलो हैं तो वो 30 किलो लगभग रोज खाते हैं, परिस्थिति अच्छी होती है तो। यदि गर्मी, सर्दी, बारिश हो रही है तो मैंने बताया कि समय के अनुसार वो खाना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारा खेल परिस्थिति पे चलता है। आपके पास वर्मी बेड लगा हुआ है, आप उसमें लगातार दबा के पानी डाल रहे हो तो वो तो 6 महीने भी नहीं बनेगा। अच्छा। और अगर उसको पानी कम रखा तो भी वो 6 महीने से पहले हो सकता है केंचुए, और आपके जितने डाले थे उससे आधे हो जाएं। अगर आपके केंचुए भी बढ़ रहे हैं पानी ज़्यादा की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी एक्सेस कर रहे हो आप, तो भी समस्या आ जाएगी। तो सब कुछ बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। बैलेंस है तो लगभग 90 दिन के अंदर ये प्रॉपर काम करते हैं। अच्छा। सर्दियों के अंदर समय बढ़ जाता है, मैं बिल्कुल कहता हूँ सर्दियों में समय बढ़ता है। सर्दियों के अंदर इनको अपना जीवन भी बचाना होता है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन सर्दियों में ये अपनी जनसंख्या बहुत बढ़ाते हैं, अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। एक अनुकूल मौसम होता है, बहुत ज़्यादा पीक पे जब गर्मी होती है तब भी इनको दिन में उतरना पड़ता है नीचे जहाँ नमी ज़्यादा है, क्योंकि पूरा बेड गर्म हो जाता है ऊपर से। जी, आप कितना भी ढक लो फिर भी गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। बारिश के अंदर हमारा ऑफ सीजन होता है, बारिश के अंदर लगभग देखो एक्सेस पानी रहता है, उसके अंदर क्या है ये स्लो काम करते हैं। बाकी मौसम के अंदर आप बात करें तो बाकी मौसम कितना है, तो बारिश का 2 महीना लगा लो जो ज़्यादा वो रहता है। सर्दियाँ 1 महीने की रह गई है, 1 महीना जहाँ पाला पड़ता है उस समय थोड़ा समस्या करता है, बाकी 9-10 महीने ये प्रॉपर काम करता है। उसके अंदर वो 3 महीने में बनाएगा। 45 दिन का आंकड़ा जो लोग ये दावा करते हैं वो कैसे करते हैं? नहीं, 45 दिन का कोई आंकड़ा नहीं, वो सिर्फ अपना भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट बेड का जो मैंने डाटा दिया है आपको कि इतना गोबर, इतने केंचुए, उसके अंदर आप नहीं बना सकते किसी भी हाल में। यदि आपने उसी गोबर के अंदर 500 किलो, 200 किलो, 250 किलो केंचुए छुड़वा दिए तो एक अलग बात है। इतना ही गोबर है उतना ही केंचुए छुड़वा दिया, अच्छा, तो एक अलग बात है। लेकिन जितना केंचुआ छुड़वाया जा रहा है उसी हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत भारी पैसा लगता है, केंचुआ कॉस्टली आता है और स्टार्टिंग फेज के अंदर ही आपको पैसे देने होते हैं। तो आप नॉर्मल बहुत ज़्यादा ना खरीद के नॉर्मल ही खरीदिए, क्योंकि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप बेड की संख्या में ज़्यादा लगाइए। 3 महीने में तो बन ही जाएगा। कॉस्टिंग की बात, अब समय अपने स्टैंडर्ड है, 3 महीना लगेगा। इससे पहले जो लोग करते हैं ये भ्रामक प्रचार है। अब हम खर्चे की बात करते हैं, क्योंकि सब चीज़ों में खर्चा लगता है। पन्नी का, ईंट का, जगह का, गोबर का और केंचुए का, मजदूरी का, ये सब अगर मिला लें, उसको फिर निकालना, ये सब मिला लें, ये सब खर्चे का हम करते जब कैलकुलेशन करेंगे और इसकी कॉस्टिंग पे भी ये बात आएंगे, तो अब तक हमारा खर्चा कितना हुआ? हम स्टार्टिंग में जैसे कोई कंपनी बनाते हैं उसके अंदर कंपनी की बिल्डिंग तैयार करनी होती है, वो इन्वेस्टमेंट अलग होता है। रनिंग में आने के बाद सिर्फ सैलरी वगैरह पे डिपेंड होता है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो क्या है, स्टार्टिंग में हम कोई भी सेटअप लगा रहे हैं तो उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें नए सिरे से डालनी होती है। पन्नी एक बार आ गई, एक बार डालने के बाद मेरे पास 8 साल से वही पन्नी चल रही है, आज तक खराब नहीं हुई है। अच्छा। रीज़न ये है कि उसको कभी भी सनलाइट के वो दिखाया ही नहीं गया है। जैसे ही उसमें से कंपोस्ट निकला उसी दिन उस पर गोबर तैयार रहता है, वो डाल देते हैं। तो पन्नियाँ कब खराब होती है, जब रोज़ उस पर पानी डल रहा हो और रोज़ उस पर धूप लग रही हो।
धूप तुम लगने नहीं देते, तो वो 8 साल से भी चल रही है, कोई भी पन्नी रिपीट नहीं करी है, कोई एक आध, वो भी जो लेबर ने इंस्ट्रूमेंट से उखाड़ दी वो अलग बात है। दूसरी चीज़, गोबर बार बार रिपीट होता रहेगा, वो एक अलग मटेरियल हो गया। पराली भी बार बार रिपीट होगी, वो भी अलग हो गया। ईंटें एक बार हो गई, ईंट एक बार लगा दी तो वो जब तक आप वर्मी कंपोस्ट बेड रखेंगे तब तक काम देगा। ये मेजर खर्चे ईंट का था और पन्नी का था। इसके बाद गोबर ही आपके पास हर तीसरे महीने आएगा। गोबर आप देखो तो एक बेड के अंदर लगभग 1400 से 1500 केजी गोबर आता है, 30 फीट बाई 4 फीट में, 1.25 फीट की ऊंचाई में। एक ट्रॉली में लगभग 2.5-3 बेड बन जाते हैं, अगर आपकी ट्रॉली के अंदर मीडियम ट्रॉली है तो। बाकी साइज के अनुसार अलग अलग ट्रॉलियाँ होती है। मैंने आपको आइडिया दे दिया, 1400 से 1500 केजी पर बेड में गोबर लगता है। आपके पास बाद में खर्च करने के लिए एक ही चीज़ है, एक तो लेबर कॉस्ट आती है, प्लस आपके पास गोबर की कॉस्ट है। बाकी आपका रिपीट कुछ नहीं होना है। पराली जिसकी मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कई जगह फ्री में मिल जाती है और कई जगह पे ना के बराबर रेट पे मिलती है। बहुत ज़्यादा हर जगह का रेट नहीं है, कहीं पे 2000 में है, कहीं तो कहीं 5000 में। मेरे यहाँ पे थोड़ी महंगी है तो मैं हर जगह का कैलकुलेशन उससे नहीं कर सकता। अब आपका गोबर जो एक बेड के अंदर है वो पड़ रहा है आपको 1000 रुपए की ट्रॉली है तो वो बेड कितने का पड़ा आपके पास? लगभग 250-300 रुपए का एक बेड का। और लगभग 40% इसमें से मटेरियल निकल जाता है, आउटपुट। ठीक है सर, 40% मटेरियल निकल गया, मतलब आउटपुट जो आपने इनपुट डाला वो डाला 1500 केजी, अच्छा, आपका आउटपुट निकला 600 केजी। अच्छा, कंपोस्ट होकर के। ठीक है। अब जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि एक महीने में एक बेड 1000 रुपये दे देता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? उसमें से जो भी मटेरियल आपका निकला है वो 600 केजी है। 600 को हम 7 से गुना करें या इसमें भी केंचुआ जुड़ा नहीं है? केंचुआ अलग चीज़ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खाद की। लगभग 6 रुपए 7 रुपए 6 रुपए 7 रुपए ये कॉमन रेट है उत्तर भारत के अंदर वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट का। अच्छा, किलो में। इससे कम पड़ता नहीं खाता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट वगैरह होती है इसके अंदर। तो आप कैलकुलेट करना जरा, आप 600 केजी है इंटू 6 से 3600 रुपए के नियर बाई। 3600 रुपये में से लगभग एक बेड के ऊपर कितना गोबर लगा अपना? 1400 से 1500, जिसमें आपकी कॉस्ट 250 से 300 रुपये के करीब एक बेड पे आई है। ये निकाल लेते हैं 250-300 रुपये। प्लस इसके बाद आपकी लेबर कॉस्ट वो है सिर्फ पानी। और आपने बोला एक ट्रॉली से 3 बेड बनते हैं? 3 बेड, एक ट्रॉली लगभग 1000 रुपये की, 1000 रुपए की गौशाला से मिल जाती है। ठीक है। तो लगभग 300 रुपये के नियर बाई खर्चा। और जहाँ 1500 हो वो उसी अनुसार घटेगा बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। अभी आपके पास 3600 रुपये का मार्जिन आया, जबकि आप लो कॉस्ट पे 6 रुपये पर केजी में दे रहे हो, जबकि 6 रुपये पर केजी में आपका बड़ी पैकिंग में जाता है। कहीं 8 रुपये भी जा रहा है, कहीं 15 रुपये भी कंपोस्ट जा रहा है। जैसे 1 केजी का पैकेट है वो 30 रुपये का जा रहा है। अच्छा। 5 केजी का है वो ऑनलाइन आप चेक करो 300 रुपये का मिल रहा है, 400 रुपये का दे रहे हैं लोग। तो उसकी कॉस्ट क्या जाती है? 50 रुपये केजी, 60 रुपये केजी, 40 रुपये केजी। तो वो तो हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं बल्क के लिए। 6 रुपये किलो। 6 रुपये किलो। ठीक है। 3600 रुपये का मटेरियल निकला, 250-300 रुपये का आपका गोबर। उसके बाद आती है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आप महीने की जो पानी लगा रहा है उसका, अगर जितने बेड हैं उसी हिसाब से कैलकुलेशन होती है। 100 बेड हैं, 200 बेड हैं, क्योंकि एक का अगर निकालेंगे, एक बेड है उसके ऊपर जो लेबर, मान लो आपकी 12,000 रुपये की या 10,000 रुपये की लेबर है, तो वो तो एक बेड का खर्चा 12,000 हो गया। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन नहीं निकलती। अगर आपने 1 एकड़ में लगा रखा है, 250-300 बेड आपके पास है, तो एवरेज जो आती है लेबर की वो एक बेड पे लगभग 3 महीने में 100 से 150 रुपये, 200 रुपये तक भी जा सकती है। तो 300 और 200 500 रुपये। ठीक है। आपके पास अभी जो बचे हैं पैसे, उसके अंदर 150 रुपये का आपका जो ऊपर डालने वाली पराली है उसका कॉस्ट हो गया। लेबर हो गई, पराली हो गई और गोबर का हो गया। नया मटेरियल तो आपने डाला ही नहीं कुछ भी। कैंचुआ आपके पुराने थे वो आपने रिपीट कर दिए। अभी आपके पास पैसे कितने बचे? 3000 रुपये। 3600 बने थे, 3600 में से आपने 600 रुपये निकाल दिए, जो आपकी कॉस्ट आई। 3000 रुपये बच गए। 3 महीने में 3000 रुपये बचे, तो एक महीने में 1000 रुपये बचे। ऐसे कैलकुलेशन होती है इसकी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब केंचुआ जो एक मेन प्रोडक्ट है, केंचुआ की कॉस्टिंग क्या पड़ती है? वन टाइम का क्या केंचुआ का कैलकुलेशन रहता है? आपने बताया एक फीट पे
और कितना केचुआ डालना है उस हिसाब से बड़ा बेड बनाते हैं तो इतने केचुए की कॉस्टिंग क्या? केचुआ कॉस्टिंग हमने स्टार्टिंग से, देखो जब हमने काम स्टार्ट किया था आज से 7-8 साल पहले, उस समय 600 रुपये 500 रुपये, इससे कम में कॉस्ट नहीं आ रही थी। किलो में दे रहे थे लोग। हमने उस समय देखा कि जिसके पास अच्छा पैसा है ना जेब में, वो ही काम कर पा रहा था। किसान तो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उतना पैसा खर्च करके वो 2 बेड लगाएगा 3 बेड लगाएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा, कुछ समय बाद बंद कर देगा। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही हमने उसको 100 रुपये रख दिया। 100 रुपये किलो। जिस समय 600 रुपये था उस समय मैंने 100 रुपये रख दिया। मार्केट डाउन कर दिया बिल्कुल आपने। बिल्कुल। ये बहुत सारे लोगों का फोन आया कि आप क्या कर रहे हो। मैं, किसान तो लगा ही नहीं पा रहे, काम तो किसान का है, हालत भी किसान की खराब है, बाकी तो सारे के सारे पैसे दबा के कमा रहे हैं। क्वालिटी वही देखी अपनी, सेम क्वालिटी से भी मैं कह रहा हूँ ज़्यादा देते थे हम, आज भी वही है। आज जहाँ लोग 150, 200, 250 रुपये में रेट आ गया है, तो हम 100 से नीचे आ गए। अच्छा, 80 रुपये में दे देते हैं, 70 में भी दे देते हैं, जैसी क्वालिटी, और अच्छा भर के देते हैं। खुश होके जाएगा। पहले आओ मेरे पास, ट्रेनिंग लो, कैंचो अपनी तरफ से सेलेक्ट करो, अगर आपको संतुष्टि हो रही है तो लेके जाओ। हमारा सिस्टम ये है। आपको 100 में अच्छा नहीं लग रहा 80 में ले जाओ, 80 में अच्छा नहीं लग रहा 70 में ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, जितना चाहो उतना ले लो। वाह, ये सिस्टम बना रखा है हमने। तो केचुआ डाल दिया, अब हमारा खाद 3 महीने में तैयार हो जाता है जी। तो खाद निकालने की जब बारी आती है, अपने लगभग 60% खाद निकलता है, 40% निकलता है। निकलते समय क्या बातें ध्यान में रखनी है, छानना कैसे है, ये प्रोसेस का बताइए, और इसमें कैसे सावधानी भी बरतनी है। नंबर 1, केचुए का जो प्लांट लगता है उसके अंदर, मैं आपने सावधानी की ही बात की है तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर जितनी आप साफ सफाई रखोगे, यानी बेडों के चारों तरफ घास फूस वेस्टेज जितना कम रखोगे उतना अच्छा है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिले हैं कि जितना वेस्टेज पड़ा होता है, घास खरपतवार ज़्यादा हो जाती है, अगर आप टाइम पे नहीं निकाल रहे हो तो उसमें सांप वगैरह, जंगली जानवर ये पैदा होने के डर होते हैं, खासकर सांप। और कुछ समय बाद आप देखोगे तो आपकी जो यूनिट है, जो आपके बेड लगे हुए हैं, उनके अंदर धीरे धीरे करके बारिश के सीजन में मेंढक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम बीच बीच में उन मेंढकों को जैसे खाद निकालते समय ही वो दिखते हैं, उससे पहले सिर्फ आवाज़ करते रहते हैं, उनको निकालते हैं और उनको जाल में डाल के, जहाँ पानी के जोड़ वगैरह है, तालाब है, वहाँ पे डाल देते हैं। क्योंकि उसके पीछे जो मेंढक होता है, मेंढक को खाने के लिए सांप पीछे पीछे आते हैं। तो ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं। दूसरी सावधानी एक पक्षी से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम उसको जब ढकते हैं बेडों को, तो 1 से 1.5 इंच की लेयर तो लगभग बन जाती है। इसमें किसी भी पक्षी की चोंच नहीं जाती। एक काला पक्षी होता है जो कि शायद बाहर से हैं, वो नालों वगैरह के ऊपर बैठा रहता है, उसकी चोंच की जो लंबाई है लगभग नियर बाई 1 फीट होती है। वो पराली हो, बोरी हो, केले के पत्ते हो, हर चीज़ के अंदर से वो चोंच अंदर डाल देता है बेडों के अंदर। अच्छा, उसकी रखवाली से ही एक रक्षा की जा सकती है, या फिर आप ऊपर से कोई जाल वगैरह बनाएं, या फिर ये है मेन सावधानी वाली बात। निकालने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो तरीका जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, 3 पंजे होते हैं। एक इसका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पंजाई बोलते हैं। सेकंड लकड़ी का फावड़ा और फावली, 3-4 इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर मेन है। उससे हम इसके अंदर जो सबसे ऊपर आपके बेडों के ऊपर जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है, केले के पत्ते या फिर पराली, उसको हटा देते हैं। और उसको हटाने से भी पहले एक सावधानी और रखनी है कि आप जिसमें रोज़ पानी डाल रहे हो वो पानी आपको बंद कर देना है। जैसे गर्मियों में लगभग 2 से 3 दिन पहले आप पानी बंद करेंगे, सर्दियों में लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन पहले पानी बंद करेंगे। थोड़ी नमी, जितनी थोड़ी नमी होगी उतना ही, यानी कम नमी के अंदर ही खाद निकल पाएगा, वो बुरबुरा हो जाएगा। अगर आपने नमी मेंटेन रखी पर प्रॉपर, तो वो कीचड़ सा ही निकलेगा आपका। खाद को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आप जो बोलते हैं 45 से 50 दिन में कंप्लीट बनता है, तो 45 से 50 दिन के अंदर सही ये होगा कि वो बनना स्टार्ट होता है। क्योंकि 15 से 20 दिन 25 दिन तो वो खुद अपने आप को सर्वाइव करने में लगा देता है। फिर वो थोड़ा खाना स्टार्ट करता है। उसके बाद 45-50 दिन में दिखने लग जाती है कि हाँ एक लेयर है। तब तक कैंचुए कई पर गुना बढ़ जाते हैं। और जब काफ़ी सारे कैंचुए हो जाते हैं और खाना कम हो जाता है, तो वो स्पीड से खाते हैं, अगले 40-45 दिन के अंदर पूरा ख़त्म कर देते हैं। अब आपको सबसे ऊपर जो बेड के ऊपर किसी भी चीज़ की लेयर है उसको हटा देना है, और पंजे से उसको धीरे धीरे करके उस खाद को नरम कर देना है, क्योंकि वो हल्का हल्का सेट हो जाता है रोज़ पानी डालने के कारण।
खाद को जैसे आपने नरम किया, अब उसके ऊपर आधे से 1 घंटे के लिए हल्की धूप लगानी होती है, क्योंकि दिन में काम होता है और दिन में हल्की धूप भी होती है और बारी धूप भी होती है। ज़्यादा धूप पड़ रही है तो आधा घंटा, कम है तो 1 घंटा। उसमें जो आपने पंजे से नरम किया है, उसमें जो केंचुए थे वो सारे के सारे गर्मी के कारण नीचे चले जाते हैं। अच्छा। केंचुए नीचे जाने के बाद आपको खाद को कलेक्ट कर लेना है। एक फावड़ा लीजिए, फावड़े से खाद की ढेरियाँ बनाइए और तसलों से, हाथों से या फट्टे की सहायता से उसको बाहर निकाल लीजिए। जितनी लेयर आपकी बनी हुई है उससे लगभग 1 इंच पहले ही आप रोक दीजिए, ताकि उसका पुराना घर बना रहे। अच्छा। अगर आप खाद को 45 से 50 दिन या 60 दिन के अंदर निकाल रहे हैं तो, यदि आप एक बार में ही कंप्लीट खाद को निकालते हैं, वो मेरे को आइडिया थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि समय की बात है, लेबर अवेलेबल है या नहीं है। जब आपका बेड 80% ख़त्म हो जाए उस समय आप काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास 10 से 15 या 20% तो रॉ मटेरियल नीचे होना चाहिए। उसका रीज़न ये है, आपका बेड था 1.25 फीट का, वो बैठ के कम हो गया लगभग आधे के बराबर। उसमें अगर आपका नीचे केंचुआ के पास खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो केंचुए जो आपके बड़े थे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो 50 से 100 गुना भी हो जाते हैं, वो उनके पास अगर खाना नहीं रहेगा तो वो फिर ऑटोमेटिक कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो केंचुए के पास खाना प्रॉपर होना चाहिए 20% के नियर बाई। 80% मटेरियल फिर आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही पंजा लगाते रहिए, 4 इंच के करीब या 3 इंच के करीब निकल जाएगा। फिर उस पर पंजा मारिए जितना खाद बचा हुआ है, फिर उसको ऐसे इकट्ठा करके धूप लगा के निकाल लीजिए। 3 लेयर के अंदर कंप्लीट बेड खाली हो जाएगा। अब जो आपकी लास्ट की लेयर रह गई, उसका क्या करें? 2 ऑप्शन है। यदि आपके पास रॉ मटेरियल उस समय है, रॉ मटेरियल इन द सेंस गोबर है, वो भी तैयार बिल्कुल ठंडा किया, उससे पहले आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का, और तैयार गोबर को उसके अंदर डालना है। अब डालें कहाँ? तो जो रॉ मटेरियल आपके पास बचा हुआ है, जिसको हम कह रहे थे कि 2 से 2.5 इंच के करीब केंचुए की एक लेयर बच गई, ऊपर का खाद निकाल लिया, उसके ऊपर नहीं डालना है, उसको साइड में करना है। अच्छा। 4 फीट का बेड है, उसमें आपको आधे फीट के अंदर जो रॉ मटेरियल नीचे बिछा हुआ है, जिसमें केंचुए की संख्या है और गोबर बचा हुआ है, उसको हम आधे फीट में ले आएंगे, साइड में करके एक पट्टी बन जाएगी। अब सीट आपको दिखने लग गई, जो आपने प्लास्टिक की सीट बिछाई थी, खाली हो गया एक साइड में पूरा, उसके अंदर आपको गोबर भरना है। अच्छा। 3.5 फीट में 4 फीट हो गया टोटल, 3.5 फीट वो, और आधे फीट के अंदर हमने जो हमारे केंचुए बचे हुए थे वो बचे हुए हैं, उसकी लेयर लगी हुई है। अब उसको हमको गोलाई बना देनी है। ये कच्चा गोबर ना तो इस पे चढ़ाना है, और ना ही जो अपने केंचुए थे ये इस पे चढ़ाने हैं। ये अलग लेयर रहेगा, मतलब उसका जॉइंट रहेगा, खाली टच रहेगा, टच रहेगा। टच कर दो और हल्की गोलाई बना दो, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने हैं। अगर वो गोबर आपका गर्म है, खराब है, कुछ भी कंडीशन है, तो पुराने जो पट्टी आपने बनाई है आधे फीट में, उसमें वो आराम से बैठे रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। आप जो ये बोल रहे थे कि पुराना खाना उसके पास है, हाँ, उसको कंफर्ट होगा, तो धीरे धीरे अपने नए घर पे जाएगा। हाँ, ये फर्स्ट टाइम में रिस्क था। सेकंड टाइम के लिए हमने बिल्कुल रिस्क खत्म कर दिया। सेकंड टाइम में तो ऑलरेडी आपके पास घर है, कभी भी केंचुए उसके बाद नहीं मरेंगे। फर्स्ट टाइम के अंदर सावधानी बरती, सेकंड टाइम के अंदर आपने मॉडल ही ऐसा बनाया कि केंचुए को एक साइड में पट्टी बना के आपको ने छोड़ा है। अगर बिल्कुल ताजा गोबर भी डाल दिया है और उसके अंदर कितनी भी गैस है, तो इसके अंदर वो सेफ बैठे हैं। अब आपको उसको, लेकिन आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको गैस तो निकालनी है फिर भी, क्योंकि गैस निकालने के बाद उसी दिन से केंचुए खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमारा वर्मी कंपोस्ट निकल गया, छानना है। फिर जब पैकिंग करते समय उसमें 2-4 बातें क्या ध्यान रखनी? छानते हैं इसको? हाँ, अगर किसान डायरेक्ट इसको लेता है, सस्ते भाव का अंदर आप देखते हो, तो बिना छाने भी दे सकते हो। अगर आपके रॉ मटेरियल यानी जिसके अंदर जो आपका खाद निकला है उसमें अगर कोई वेस्टेज ज़्यादा नहीं है, तो आप डायरेक्ट बेच सकते हो, रेट कम करके हल्का। अगर कोई भी आपसे रेट ठीक दे रहा है, तो आप उसकी छनाई करके, मतलब एक अच्छी क्वालिटी बन जाएगी, दिखने के अंदर भी सुंदर लगेगा, कि जो मार्केट में दिखता है कि हाँ ये वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, लेबर कॉस्ट, लेबर छानने में। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे और प्रभावी हो? कुछ राइजोबियम, कुछ और ऐसे मिलाते हैं कुछ चीज़ें? कुछ चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, शोडामोनास, और हल्की बहुत नीम खली मिला सकते हैं। सरसों खली का प्रयोग किया जा सकता है। जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसी रॉ मटेरियल के अंदर हम बकरी का और भेड़ का भी जो उसका वेस्टेज होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी क्वालिटी बढ़ सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो जिससे फंगस वगैरह नहीं आएंगे, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। 2 से 4% हम इसमें पोल्ट्री वेस्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा
लिमिटेड होती है। दूसरी चीज़, इससे थोड़ा स्मेल का, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में तो कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन जैसे हमने इसमें पोल्ट्री वेस्ट डाला तो एक बड़ी खतरनाक स्मेल आती है इसके अंदर। तो आपको अगर लगता है कि आप सेटिस्फाइड कर सकते हो कस्टमर को तो आप डालो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पोषक तत्व 17 पोषक तत्व तो फिर भी रहेंगे, ये एडिशनल डाल के हमने थोड़ी सी उसकी क्वालिटी को और बेस्ट कर दिया है। ठीक है। और ये जनरली बड़े पौधों के लिए तो आप इसमें मिला सकते हो, लेकिन अगर आप छोटी नर्सरी पे या कहीं दे रहे हो तो इसमें मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे पौधे को हो सकता है कि कुछ चीज़ें परेशान करे, सर्वाइव ना कर पाए। ठीक। अब हमारा एक अच्छी खाद आपकी तैयार होगी, अब इशू आता है मार्केटिंग का, मैं कहाँ बेचूं। आपने शुरुआत की, आज बड़े स्तर पर आप बेच रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं तो बेच रहे हैं, बेचने की जो समस्या है उसका समाधान क्या पाते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए लोकल मार्केट, क्योंकि आपको बड़े बड़े सपने दिखा के मैं बोल दूं श्रीनगर में भेजो, कश्मीर में जाओ, हिमाचल में जाओ, हाँ ऑप्शन खुले हैं। मार्केट क्या है इसकी? मार्केट खुली हुई है वहाँ की भी, अच्छी क्वालिटी। जो पुराने खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपको कितना समय के लिए टिकने देंगे, या फिर उसके बराबर आपको पैकेजिंग वगैरह के ऊपर काफ़ी कुछ खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। पैकेजिंग में आपके काफ़ी मोटा पैसा लग जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप सफ़ेद कट्टे या फिर यूरिया DAP जो आता है उसके पुराने कट्टे जो पड़े हुए हैं मार्केट से उठा लो और उनके अंदर डाल के दो लोकल मार्केट में। अब आप कहोगे लोकल कौन लेगा? सबसे पहले सब्जी जो लगाते हैं उनको ट्रायल बेस के लिए दो, खासकर सब्जियों की जो पौध बनाते हैं उसको ट्रायल करवाओगे। नर्सरी, पौधों की नर्सरी, सब्जियों की जो पौधे लेते हैं, जो एक्चुअल में नर्सरी है, आप उस पर भी दे सकते हो। उसके बाद आता है बागवानी वाले। बागवानी वाले 99% तो आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका पता लग गया तो वो ऑटोमेटिक आपसे मांग लेंगे। सबसे ज़्यादा बागवानी में चलता है, साल में 2 बार डलता ही डलता है। जितने बड़े पौधे उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। तीसरा हो गया, जितने भी पॉली हाउस आपके अगर नियर बाई हैं तो उनसे संपर्क करो। पॉली हाउस वाले इतना ज़्यादा आपको खाद डालते हैं, रसायन भी डालते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं, क्योंकि रसायन अगर वो लगातार डालते रहे तो मैंने पाया है कुछ हमारे साथ जुड़े हुए लोग, उनका जो कार्बन है वो बिल्कुल 0.3 से भी नीचे आ गया है। वो कह रहे हैं कि खेत के अंदर पैदावार नहीं हो रही, तो उसके लिए फिर वो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। या उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको समझाइए, क्योंकि इसमें जितना आप गाइड करेंगे तभी किसान को समझ में आएगा। किसान को ये चीज़ पता है कि यूरिया DAP ही खाद है, बाकी कोई खाद ही नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि जब वो कूड़ी का खाद डालता है तो उसका रिजल्ट ना के बराबर आता है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो उसको कूड़ी के खाद भी बनाना नहीं आ रहा, 6 महीने 8 महीने पड़े रहती है कूड़िया, नीचे का मिट्टी बन जाती है, ऊपर का कच्चा रहता है, बीच का कुछ हिस्सा बन जाता है। चलो वो भी अच्छी बात है जितना बन गया। अब वो जब खेत में डालने के लिए जाता है कूड़ी का खाद, तो क्या करता है, सूखा खेत पड़ा हुआ है उसके ऊपर डाल के आ जाएगा, वो 15 दिन तक पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, फिर उसको जाके खिंडाया आएगा, बारीक कर आएगा, अब फिर वो पड़ा है। पोषक तत्व इसमें कुछ बचे, जितने भी सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व में लगभग खत्म हो जाते हैं सूरज की गर्मी से। अब वो कहेगा उसमें से आप 1 एकड़ में 20 ट्रॉली डाल दो, रिजल्ट नहीं आएगा। इसका एक ही तरीका है, बेशक 1 ट्रॉली डालो लेकिन नमी के साथ नमी मिला दे तुरंत। आपका खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। सेकंड, जैसे ही आप खेत के अंदर ढेरिया बना के डालो, हाथों हाथ खिंडा के उसको उसी दिन जुताई करवा दो। सबसे बेस्ट तरीका है, और आपको कूड़ी भी रिजल्ट देगी, जो आपका घर का कचरा है वो भी रिजल्ट देगा। 100% लिख के ले लो। तो मार्केटिंग के तरीके आपने बताए कि हाँ ज़रूर जानना चाहिए। ये एक नॉर्मल मैं आपको 2-3 तरीके बताए हैं, बाकी इसमें 20 ऑप्शन है। जैसे कोई भी सरकारी हॉस्पिटल्स, बिल्डिंगे, सोसाइटी, जहाँ पे भी आपको पौधे दिखें वहाँ पे आपके वो कस्टमर हैं। टेरेस गार्डन करते हैं, कुछ भी जहाँ पौधे दिखे और जो उसको पौधे का शौक है वहाँ पहुँच जाओ। नर्सरी वाले हैं, नर्सरी वाले के पास पहुँच जाओ। स्कूल हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, हॉस्पिटल हैं, हर जगह पे वर्मी कंपोस्ट बिकता ही बिकता है। बस ये है कि वो कस्टमर आपका आज के समय नहीं है। आप उसको जाके कन्विंस करो कि मेरे पास अच्छी वैरायटी है, क्वालिटी है, आप यूज़ करो, और उसके बाद वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। 2-3 मुख्य सावधानियां जो इसमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, जिसका अभी तक हमने उल्लेख नहीं किया है, 2-3 बातें आप बताइए। बनाने के लिए तो मैंने आपको बताया कि जो जगह है, पानी है, ये मेन चीज़ सावधानी होती है।
दूसरी सावधानी ये है, सबसे पहले इस काम को स्टार्ट करने से पहले आप मार्केट का सर्वे ज़रूर कर लें कि मेरे यहाँ पे, क्योंकि ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे यहाँ पे ये माल बिकता भी है या नहीं, क्योंकि देख के सारी चीज़ नहीं होती कि आप प्रभावित हो गए और आपने काम स्टार्ट कर दिया। तीसरी चीज़ ये है, जो रॉ मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रॉ मटेरियल सबसे नज़दीक हो, क्योंकि आप जिस समय करते हो जोश में होते हो कि हाँ मैं 50 किलोमीटर दूर से भी ले आऊँगा, लेकिन अगर रॉ मटेरियल आपका महंगा पड़ रहा है तो आप किसी भी तरह सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मार्केटिंग की जब तक बात है तो मार्केटिंग सबसे नज़दीक से स्टार्ट कीजिए और फिर दूर तक जाइए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले लोकल मार्केट कीजिए, उसके बाद समस्या आती है तो जो एक्सपर्ट हैं जिस इस लाइन का, उससे आप बात कीजिए, ट्रेनिंग ज़रूर लें। मेन चीज़ ट्रेनिंग है। ये बहुत आसान काम दिखता है लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कोई बनाने में अटक जाता है, कोई सेल्स में अटक जाता है, कोई पैकिंग के अंदर अटक जाता है, कुछ ना कुछ समस्या आती है। पहले 2 घंटा 6 घंटा हमारे पास आइए, बैठ के प्रॉपर, या किसी के पास भी ट्रेनिंग प्रॉपर लीजिए। जो बंदा पर्टिकुलर काम कर रहा हो और सक्सेस हो, उससे ट्रेनिंग लीजिए। कुछ लोग फेलियर होते हैं, कुछ लोग मार्केट में आपको ये भी बोलेंगे कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू ऐसा रहा होगा जो उसने नहीं सीखा। नहीं तो सक्सेसफुल जो आदमी है वो भी तो कर रहे हैं प्रॉपर। बहुत अच्छा, बहुत बारीकी से आपने विस्तार से बातें बताई। जाते जाते एक लास्ट संदेश जी, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, खाद प्रबंधन के बारे में क्या देंगे जो किसान, जो युवा इस ओर आना चाहते हैं? वर्मी कंपोस्ट लाइन बहुत अच्छी लाइन है, कम खर्चे में स्टार्ट हो जाती है। और सिर्फ मैं एक वर्मी कंपोस्ट की बात नहीं कर रहा, आने वाले कुछ समय के अंदर, और मेरे कुछ साथी इस पे काम कर रहे हैं, गोबर से सिर्फ वर्मी कंपोस्ट नहीं बन रहा, उससे बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो मेडिसिनल आइटम हैं, या फिर साबुन है, सर्फ है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, पेंट है, उस पे हम काम कर रहे हैं। खाली गाय भैंस ये है ना बोलने से नहीं बचेगी। इसका जो असली चीज़ है वो दूध नहीं है, गोबर है। उसको अगर आपको यूज़ करना आ गया तो आप पार निकल जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे। और कम खर्चे वाला काम होते हुए भी अच्छा प्रॉफिट देने वाला काम है, क्योंकि आज के समय में लोगों की हालत टाइट है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आप पूरा ध्यान देके, जितना आप इस पे ध्यान देंगे उतना ही ये आपका ध्यान रखेगा। क्योंकि पार्ट टाइम, कुछ लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम कर लें, क्या नौकरी भी है, तो पार्ट टाइम में तो फिर ये भी आपका पार्ट टाइम में ही ध्यान देगा। प्रॉपर इस पे ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों से सीखिए और प्रॉपर कीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस जा सकता है। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो आज के समय में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मेरा लोकल के अंदर हम इतना ही खपा पा रहे हैं, पूरा एरिया बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करने लगे और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है उसको देख के हमें। बहुत अच्छा। और ये थे कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने आज हमें बताया कि गोबर 1 रुपये किलो खरीदते हैं कोई, उसको अगर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वो 6 रुपये मिनिमम, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक भी जा सकता है। उसी गोबर का और हम वैल्यू एडिशन करते हैं, जिसको बारे में हम आने वाले एपिसोड में और चर्चा करेंगे, तो ये कीमत कई गुना बढ़ सकती है। बहुत सार्थक चर्चा और निश्चित रूप से बहुत जानकारी भरी ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे एपिसोड में कृष्ण कुमार जी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी बातें आज आपने हमारे एपिसोड में बताई, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।